शाहरुख खान साहब से तो मैं इंटर्नशिप के टाइम ही मिल गया। शाहरुख, दीपिका, और उसने कहा तू एंकरिंग करेगा। मैंने कहा एंकरिंग ये क्या होती है? या तो तू अभी कर तो रहा था, गाने के बीच में बात कर रहा था। वहाँ फ्रिज पे एक रेडियो रखा हुआ था, वो चल रहा था, एक आरजे की आवाज आती है। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हूँ आरजे चारू आपके साथ में। और अगर आप बनना चाहते हैं आरजे तो अभी की अभी इस पागलपंती में ज्वाइन हो जाइए। इंटर्नशिप के लिए आप आइए। आरजे वाला जो फेज चल रहा था उस टाइम कई बार स्टूडियो पे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड स्टार्स आते थे, उनके साथ मैं फोटो देखता था तो मुझे लगता था कि ये बंदा यहाँ था कि मुझे पढ़ा दो और ये कहाँ एकदम से एक्सक्लेट हो गया। बहुत छोटी जगह से आ रहे हैं और एकदम से आप बॉलीवुड स्टार्स आपके कंधे में हाथ डाल के खड़े हुए हैं टाइप। जब मैं गाना गाता था स्टेज पे, क्यों छूट नहीं पाया। इट्स अ प्लेस जहाँ पर परियां वास करती, जहाँ पर परियां आती, और वो पूरा गांव परी माता के संतान है। दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। एज एन आर्टिस्ट की एक जर्नी देखें या लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ स्ट्रगल में ही निकल जाती है। इनिशियल जब वो सेट नहीं है तो उसके पास पैसे भी नहीं होते, नाम भी नहीं होते हैं, और उसकी भी गारंटी नहीं कि उसको सक्सेस मिल जाए, नाम मिल जाए, फेम मिल जाए। तो वो खुश कब रहेगा? पूरे करियर का आरजेइंग, एंकरिंग, सिंगिंग, इसका पूरा अर्क निचोड़ के कुछ बूंद आई जो वो म्यूजिक वाली आई, जो मेरा खुद का एक क्रिएशन हो सकता है। ये क्या बन रहा है, लेकिन करेंगे यही जो करना है। बस में टिकट बेचने को तैयार है, लेकिन हम म्यूजिक नहीं छोड़ सकते। एक गाना लिखा था, मेरी एक्स थी एक्स। मेरी एक्स थी एक्स, मुझे काटे दिन रात दिन बात, ख्यालों में ही देती मुझे लात, एक प्यारा सा था खाट जिस पे लेटते थे साथ। अब तो कॉल पे भी बातें नहीं होती माइल। बिग बॉस चाहते हैं कि आप ये पॉडकास्ट जरूर सुने, समझे? नहीं तो फिर देख लीजिएगा। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा पुराने पॉडकास्ट से अलग है हमारा। आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी है इंडियन सोसाइटी में मोर और लेस 95% लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो उनका एकेडमिक्स होता है, उसी प्रोफेशन में अपना करियर बनाते हैं और थ्रू आउट द लाइफ उसी करियर को परस्यू करते हैं। किसी ने मेडिकल पढ़ा है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, थ्रू आउट द लाइफ डॉक्टर के प्रोफेशन में ही रहेगा, इंजीनियर ही रहेगा। चाहे उसे कोई कितनी ही आउट ऑफ द वे चीज़ें पसंद हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्टिक फील्ड बहुत बड़ी है, उसे यदि कुछ उसका पैशन है किसी चीज़ का, तो हमारी सोसाइटी वो चीज़ अलाउ ही नहीं करती है कि आप आपका करियर छोड़ के उसे परस्यू करो, क्योंकि एक लाइफ मिली है, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे कॉलेज के सीनियर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे भाई रहे हैं। तो उन्होंने उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, मैं भी जानता हूँ, बात करता हूँ उनसे, लाइक इंजीनियरिंग, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के बाद एफएम, म्यूज़िक, बॉलीवुड, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद उन्हें जो चीज़ें समझ में आई या जो उनका एक्सपीरियंस रहे, उस टॉपिक पे आज का हमारा पॉडकास्ट है। आइए हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। रूबरू होते हैं आरजे रोहित। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप मेरे को डॉनी भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने अपना एक नामकरण किया है, जैसे अपना खुद का बारसा इंसान करता है। और अब रोहित को, जो कि कोई मिल गया वाला जादू से बात करता था, वो अब कॉमन नाम हो गया था। सो उस आरजे करियर को जब मैंने समापन दिया, उसके आगे जब आया मैं टोटली, तो मैंने अपना नया नाम डॉनी दिया, ताकि इस आरजे के साथ कुछ नया अब मैं लाऊंगा सबके लिए, और वो आर्टिस्ट्री इस नाम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो या यू कैन क्या क्या साइंस था डॉनी के पीछे? इसमें एक मस्ती है, छोटा सा नाम है, और मेरे को बचपन से बड़ा इन्फ्लुएंस करता था। और मेरे कुंडली में भी लिखा हुआ था कि डी नाम से आपका नाम होना चाहिए, और मैं एक न्यूमरोलॉजी शो करता था आरजे। सो मैंने उन सर से पूछा, गुरुजी से, कि मेरे को नाम चेंज करना है, सो डॉनी कैसा रहेगा? उन्होंने कहा परफेक्ट। सो वो भी मैच हो गया, वो भी मैच हो गया, और डॉनी नाम रख लिया। और इसी नाम से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया अपना लाना। और आरजे जब रहा तब बहुत सारा म्यूज़िक सुना। उसके पहले एंकरिंग करता था, तब बहुत सारे म्यूज़िक के बीच में काम किया। उसके पहले मेरा रॉक बैंड था, वहाँ से शुरू किया था कॉलेज में, वहाँ भी म्यूज़िक था। तो ओवरऑल म्यूज़िक रहा हमेशा लाइफ में। फिर उस म्यूज़िक को एक्सप्लोर करते करते आरजे बन गया। आरजे बनने का सपना हर कोई देखता है ना, कि यार बातें बहुत करता है वो, तो उसको तो आरजे होना चाहिए, या मैं बात बहुत करता तो मैं आरजे बन गया। हम जब मिले थे, जब मेरे बहुत सारे बैक लगे हुए थे, है ना, और मैं पढ़ाई लिखाई में शुरू से अच्छा नहीं था, और मेरे को देखते थे तो लोग बोलते थे इतना स्मार्ट बच्चा है, दिमाग से शार्प है, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? तो वो कोई नहीं समझ पाया, मैं भी नहीं समझ पाया। बहुत लेट मेरे को समझ आया कि इसमें अपन नहीं थे।
लेकिन हाँ अपन जब मिले, सो मधुर भाई आपने मुझे पढ़ाया है ना, मेरे बैक के सब्जेक्ट्स निकलवाए, मुझे हिम्मत दी जब मैं एक अलग ही जोन में लॉस्ट था। फिर वहाँ से निकल के धीरे धीरे मैं इंजीनियरिंग पास आउट किया। मुझे एक मेमोरी उस टाइम की याद है हाँ। कि जब आप फ्रिक्वेंटली हम लोग पढ़ते थे, हाँ तो एक कोई सा हमारा सिविल इंजीनियरिंग में एक पेपर था जिसमें मैं और भैया दोनों अवेलेबल नहीं थे इंदौर में, एंड यू वाज लाइक कि मुझे उस घर की चाबी दे दो, मैं वहाँ आके पढ़ के चले जाऊँगा, हाँ मुझे बस वहाँ आके पढ़ना है। हाँ और वो पेपर फिर उस पेपर के लिए हमने किसी और को अरेंज किया था कि यार Yes. ये ऐसे ऐसे हमारे पहचान के, Yes. इनको पढ़ा दो, और हाँ। रात को 3 बजे पढ़े आप लोगों ने, पेपर दिया, वो पेपर निकल गया था निकल शायद, गया ऐसा था। कुछ स्टोरी वो थी। मैं बताता हूँ कि मैं रात भर वही था। भैया उस दिन बोले थे कि मैं अभी आराम से आता हूँ, मंदिर होके खजराना, बुधवार का दिन था। उन्होंने कहा मैं मंदिर होके आता हूँ, तू पढ़, अभी पढ़। मैंने बोला अभी तो बता नहीं रहे, इंपॉर्टेंट बता दो, बता नहीं रहे भैया, इतने चिल है, मैं भी चिल। और मैं इतना पढ़ाकू था नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहे। रात भर निकल गई। उसके बाद सुबह 5 बजे एक इंसान आता है कहीं से, और वो हमें पढ़ाने बैठता है, और उसने कुछ चीज़ें बताई, और वो हमारे दिमाग में फिक्स हो गई, कुछ भी नहीं पता था हमें। इधर से भैया पोहे जलेबी ला रहे, रो नाश्ता वाश्ता करो। 9:30 बजे तक हम पढ़े, निकले। फिर 10 बजे से पेपर स्टार्ट है, और वही सवाल आए जो भैया ने सुबह सुबह बताए थे ब्रह्म मुहूर्त में। डेस्टिनी होती है। Right. और मैं इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ा जितना अच्छा उस समय पढ़ा था, इसीलिए मुझे लगता था कि मैं वहाँ आके पढ़ लूँ, क्योंकि पूरी लाइफ में स्कूल कॉलेज मैं पढ़ा ही नहीं कभी। मुझे पता ही नहीं कि अचीव करना क्या होता है, या स्कोरिंग करना क्या होता है, या इतना पढ़े तो मैंने ये नंबर लाया, यस, मुझे तो लगता पास हो जाए उसे यार जल्दी। सो ऐसा रहा। इंजीनियरिंग तो जैसे तैसे निकल गई थी हमारी, जी, जितना हाँ। मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ। फिर हम लोगों का कनेक्शन भी टूट गया था। उसके बाद मुझे आप बताएं कि इंजीनियरिंग के बाद क्या क्या फेजेस आए आपकी लाइफ में? इंजीनियरिंग के बाद और उसके साथ मैं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी right, इंजीनियरिंग right. चली है, Okay. 5.5 साल तक इंजीनियरिंग चली है मेरी, बैक लगते लेकिन बीच बीच में 6-6 महीने मिलते थे खाली। उस दौरान मैंने एंकरिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं बैंड परफॉर्म करता था। कॉलेज में मेरा रॉक बैंड हो गया था, सो एक दिन में वो बड़ा सीरियसली करता था। पढ़ाई तो पता नहीं कितनी सीरियसली होती थी, लेकिन अब परफॉर्म करता था। जल के गाने गा रहे हैं, आतिफ असलम, सोनू निगम, सबके गाने गा रहे हैं, मज़ा आ गया। इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहे हैं, मेटालिका के साथ हम्मा हम्मा रहमान साहब का मिक्स कर रहे हैं ऑन द स्टेज लाइव। समझ रहे हैं आप कॉम्बिनेशन क्या है? मेटालिका नथिंग एल्स मैटर्स और हम्मा हम्मा साथ में चल रहा है। एनीवेज, तो ये सब होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि पॉकेट मनी भी जनरेट हो जाए। थोड़ा ऐसा लगे कि यार मेरे को कुछ, मतलब मुझे समझ नहीं आया मेरे को, मैं क्या कहूँ, मैं गाने गाता था, गाने मैं हर जगह गाने लगा। ठीक है, बैंड बनाने के बाद कॉलेज, मॉल्स, वेडिंग्स, सिस्टर वेडिंग, ब्रदर वेडिंग, हर जगह गाने लगा अपने मन से, नॉट प्रोफेशनली। कहीं कॉलेज फेस्ट वगैरह में प्रोफेशनली भी जाते थे, लेकिन शौक ऊपर था, प्रोफेशन नहीं पता था। गाते गाते एक ने मेरे को देखा, एक स्टूडेंट ने, मेरे साथी जो था, उसने कहा तू इवेंट करेगा, तो एंकरिंग करेगा। मैंने कहा एंकरिंग ये क्या होती है? कहते तू अभी कर तो रहा था, गाने के बीच में बात कर रहा था। मैं ऐसा कह रहा था, भैया मेरा गाना सुन लो, अभी खाने के ढक्कन मत खोलो, संगीत का टाइम था। मैंने कहा मेरा अभी चल रहा है परफॉर्मेंस, यार रुको 2 मिनट, आखिरी गाना परफॉर्म कर लेने दो, फैमिली का ही बंदा हो, रुक जाओ। इतना बोलने पे उसको फनी लगा, उसने कहा तू एंकरिंग भी कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल यार, मतलब बताओ मुझे काम दो। उसने मुझे एक इवेंट दिया, और वो मैंने किया। वहाँ से मेरा एंकरिंग का सफ़र शुरू हुआ। और यू वोंट बिलीव मेरे भाई, पहली बार जब मैंने माइक थामा और मैंने कहा हेलो, मैं हूँ आपका टेक गुरु, और ये फ़ोन है, और मैं इसके बारे में आपको बताने आया हूँ। मॉल में सूट वूट पहन के मेरा टेक गुरु बना दिया था मेरे को। एक एंकर साथ में थी, प्रमोटर्स। पहली स्पीच दे के मैं जब पीछे आया शर्माते हुए थोड़ा, प्रमोटर्स वगैरह क्या बोल रहे हैं, आप आरजे हो क्या? मैंने कहा नहीं। बोलते आप तो आरजे जैसा बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, इनबिल्ट ऐसा मुझे भी नहीं पता था और उन्हें भी नहीं पता था। वहाँ मैंने एक्सप्लोर किया कि नहीं यार, ये बंदा और ऊपर जा सकता है, इसका टैलेंट। धीरे धीरे एंकरिंग करते करते सिंगिंग भी करता रहा, साथ साथ थोड़ी एंकरिंग बढ़ती गई, सिंगिंग कम होती गई, अब आर्जिंग आ गई। सो आर्जिंग में इंटर्नशिप फिर मैंने ज्वाइन की, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद या इंजीनियरिंग के साथ साथ, लेकिन उसके पहले आया एक बहुत बड़ा फेज, जो कि एक डार्क फेज था। मीन्स मैं कॉलेज में गाने के बाद एंकरिंग इवेंट्स भी करने लगा। पहले इवेंट से दूसरा तीसरा इवेंट मिलता गया, मॉल से लेकर के बाहर आउटडोर इवेंट्स करे, कई सारे सिंगिंग कंपटीशन, जैसे लाइक आइडिया रॉक्स इंडिया आता था, जिसमें कि मिका सिंह और ये बड़े बड़े सिंगर्स जो होते थे, इनके साथ गाने का मौका मिलता था। तो लोगों को ढूंढना, उनका सिंगिंग टैलेंट बाहर लाना, ऐसे भी शोज़ करे एज अ एंकर।
सो ये सब इवेंट्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार एज अ मेल एंकर फीमेल के कंपैरिजन में मार्केट कम है। कम मतलब ऐसा है कि आपको पे भी कम मिलेगा और पे के साथ रिस्पेक्ट, जो कि उस समय हम जोड़ते कि इतना पे मतलब इतना रिस्पेक्ट, जो कि गलत है सोचना, वो फील हुआ। सो मैंने सोचा, मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हुआ, मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं चलेगा, मेरे में टैलेंट है तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। वो मुझे नहीं मिला, सो मैं इवेंट से आउट हो गया। अब मैं जोन से आउट हो गया इवेंट के। अब किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जॉब कर लो, और एक अंकल ने बोला कि भैया हमारे जो गवर्नमेंट के एक सेक्टर में जल विभाग में एक पोस्ट खाली है, जब पानी फिल्टर होता है, शहर के बाहर एक प्लांट है, वहाँ आइसोलेटेड जगह जंगल के बीच में मुझे जाना है, और वहाँ जाके मुझे एज अ ड्यूटी ऑफिसर तय करना है कि भैया पानी किस क्वालिटी का आ रहा है, उसका पीएच चेक करना है, क्लोरीन चेक करना है, उसके बारे में पता लगाना है। उसके वहाँ पर लेबोरेटरी थी, लैब में जाके काम करना है, रात दिन वहीं पर है ना। तो मैंने दिन की ड्यूटी ले ली। अब एक बहुत कमाल की चीज़ हुई भाई, वहाँ पर बड़े बड़े से रूम है जहाँ पर आपको सेठ जी जैसे बैठना है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पहली बार मैंने फील की चीज़ कि यार चौड़ होती है, हाँ मज़ा आता है, ड्यूटी भी रहती है और सुकून भी रहता है। बैठे बैठे वहाँ पर टमी आ रही है, टिफ़िन आ रहा है, कहीं हिलने की ज़रूरत नहीं है, इनएक्टिव मामला हुआ, इवेंट्स से अब इधर आ गया। सोच रहे हो आप कितना चेंज फ्रेम में। वहाँ फ्रिज पे एक रेडियो रखा हुआ था, वो चल रहा था, शाम का टाइम था, एक आरजे की आवाज़ आती है, रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। मैं हूँ आरजे चारू आपके साथ में, और अगर आप बनना चाहते हैं आरजे तो अभी की अभी इस पागलपंती में ज्वाइन हो जाइए। इंटर्नशिप के लिए आप आइए 9th फ्लोर इंडस्ट्री हाउस, और अपना डाटा जो है अपना पूरा ब्यौरा ले आइए, अपने बारे में बताइए और ज्वाइन हो जाइए इस पागलपंती में। मैंने कहा ये सही है। मैंने कॉल लगाया, मुझे कहा मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ इस पागलपंती में। कहते हैं आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे पूरे। मैंने कहा मैं तो जॉब कर रहा हूँ। बोले सॉरी, खट। मैंने कहा फ़ोन रख दिया, इतना रोड ली यार, ये क्या बात हुई। मेरे दिमाग में अटक गया वो सुई। मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ड्यूटी ना 3 है, रात की भी एक खाली है, मैं दिन में आता हूँ, मैं रात की करा लेता हूँ। जैसे तैसे जुगाड़ करके रात की ड्यूटी करा ली, 10 बजे से लेकर के रात भर 6 बजे तक की। वहाँ जाके थोड़ा टाइम आराम, थोड़ा टाइम काम मिक्स होता था, और दिन में मैं जाने लगा इंटर्नशिप। मैंने वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। अब मैं दिन में इंटर्नशिप जा रहा हूँ, रात को मैं नगर निगम जा रहा हूँ, और ऐसे करके मैं बैलेंस कर रहा हूँ धीरे से। फिर मुझे एक चीज़ को चूज़ करना पड़ा, फिर मैंने रेडियो चूज़ करा। वहाँ मैंने कहा कि सर, मैंने झूठ बोला कि मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, तो मैं अब नहीं कर पाऊँगा। बिलीव नहीं होता ना कि छोड़ रहा है इंसान, उन्हें क्या पता कि मैं रेडियो आरजे बनना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ, झूठ बोला, फिर आरजे में प्रॉपर इंटर्नशिप में आ गया। अब वहाँ पर बड़ी कमाल की चीज़ हुई, आप जब रेडियो जाते हो तो आपको ये नहीं बोलना है, ऐसा हमारे सीनियर्स ने कहा था, कि हमें आरजे बनना है। स्ट्रेंज है ना, आप बनने आरजे आए हो लेकिन आपको बोलना नहीं कि आरजे बनना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स होती हैं आसपास। राइटिंग की फील्ड्स हैं, कोई ऐड लिखता है, कोई ऐड में आवाज़ देता है, कोई ऐड का म्यूज़िक बनाता है, कोई सेल्स करता है, कोई इवेंट्स करता है। इट्स अ बिग इंडस्ट्री, लेकिन दिखता आरजे है तो बिकता आरजे है, तो हर कोई आरजे के लिए आ जाता है। बट यू हैव टू लर्न पूरा रेडियो। सो वहाँ हमें पूरा रेडियो सिखाया गया और एड्स लिखवाए गए, आरजिंग नहीं सिखाई गई। आरजिंग शुरू करने के 3 महीने तक, 4 महीने जब शुरू किया, उसके 3-4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एड्स लिखे मैंने। और हमको टॉपिक दिया जाता था, ये ब्रांड है, इस पे इतने सेकंड का ऐड है, ये आपको सोचना है और लिखना है। बैठे रहिए दिन भर, थॉट लाते रहिए, माइंड एकदम अपना जगल करते रहिए, शफल करते रहिए। एंड में कभी सोचता था, कभी नहीं सोचता था। राइटर महोदय आते थे, कट कट करके चले आते थे। ये तो था सिंपल सा। मैंने कहा अरे बाप रे। फिर मैंने हनी सिंह के गाने जो सुनना उस समय, जो ट्रेंड पे सुनते थे, तो मैंने फील किया अपनी तरह से, क्योंकि मैं म्यूज़िक जंकी था हमेशा से। एक कहीं ना कहीं हनी सिंह बड़ा टाइट अपने वोकल्स लिखता है, टक 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 टक। मैंने कहा यार ऐसा, तो वो उस तरह से मैंने एड्स में यूज़ किया, उसको टाइट लिखना शुरू किया धीरे 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 धीरे, तो बात बनने लगी। एट द एंड ऑफ माई इंटर्नशिप मेरे को लोगों ने, खासकर उन राइटर साहब ने कहा कि आप राइटिंग में ही आ जाइए, आप अच्छा लिखने लगे हैं, 6 महीने और लिख लीजिए तो आप और अच्छा लिखेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे आरजे बनना है। और ठीक है, तो वो चैप्टर दूर हो गया। देन उसके बाद मैं आगे आया, फिर आरजिंग में दूसरे रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ पर 4 महीने ज़्यादा अलाउड नहीं रहता। अच्छा। तो फिर दूसरे स्टेशन गए। अब बोलते थे कि अगर उधर जाओगे तो हमारा नाम खराब होगा कि आप
वहाँ से भी कुछ सीख के आरजे नहीं बन पाया अब यहाँ पर अपनी राइवलरी रहती है हर ब्रांड्स की, सबकी अपनी अपनी, बट हमें सीखना था। आई टुक 1 मंथ ब्रेक, उसके बाद मैंने दूसरा स्टेशन ज्वाइन किया, शुरू से शुरू किया, 1.5 साल तक इंटर्नशिप की, बहुत सारी चीज़ें हुई, पसीना बहाया, आंसू भी बहाए, कई ऐसी सिचुएशन आती है जब आप काम करते हो और आपको पूरा उसका फुटेज या उसको क्रेडिट नहीं मिलता तो आपका दिल रोता है, वो भी चीज़ें आई। धीरे धीरे आपने पॉलिटिक्स भी जानी, और हमेशा आप सोलो राइडर रहे हो तो आपने पॉलिटिक्स में बातों में इंटरेस्ट नहीं लेके ऐसे चलते रहे, तो उसके कुछ नुकसान हैं, फ़ायदे बहुत सारे हैं। उसके बाद आफ्टर 1.5 ईयर एक कॉल आया, मैं आईपीएल की अपडेट, हम इंटर्न्स आईपीएल की अपडेट देते थे इन स्टूडियो कि यार स्कोर अपडेट्स इतना देते थे उनको बस कि आप संडे को ही दे देना। पूरा स्टूडियो खाली था, मैं अकेला अपडेट दे रहा हूँ ऐसे स्टूडियो में, इंदौर में, एफएम की बात है। तो वहाँ कॉल आया कि यार आप सिलेक्ट हो गए हो। बहुत सारी जगह से रिजेक्ट हुआ था मैं, बहुत सारी जगह से, और फिर उसके बाद एक बार जब सिलेक्ट होने का कॉल आया कि यार आप you're ऑन द फ्लोर। भाई साहब मैं अकेले स्टूडियो में घूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो फीलिंग अलग थी, और मुझे बताया गया किसी को बताना मत। अब मेरे साथ में इंटर्नशिप में मेरे साथ इंटर्न्स बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, जिसमें से अभी वो लोग बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मेरे साथ उस में थे, जैसे कि करिश्मा, है ना, सो आरजे करिश्मा, है ना, जो कि अभी बड़ी फेमस है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, मैं, हम सब साथ में थे। और फिर मैंने शेयर किया दोस्तों से, फिर सबको पता लगा, सब बहुत खुश हुए। आई वॉज द वन जो कि अजमेर गया आरजे बन के इंदौर से, देन अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, फिर अलग अलग जगह जगह घूमता रहा। 6 साल का फिर आरजेइंग का करियर रहा, बट बहुत प्यारा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आरजे एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, जैसे लाइफ एक इंस्टीट्यूशन है कि आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हो और उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बी इट इन्फ्लुएंसर, बी इट अ पॉडकास्टर और एन एक्टर और एनीथिंग। सो वो सफ़र रहा बड़ा क्रेजी सा, और बहुत कुछ सीखा। और अब मैं फुल टाइम आरजेइंग के साथ साथ पॉकेट एफएम के लिए अब मैं काम कर रहा हूँ एज अ आरजे। इसके साथ साथ मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, एड्स में आवाज़ देता हूँ, नरेशन करता हूँ, ऑडियो बुक्स में आवाज़ देता हूँ, और गवर्नमेंट एड्स, प्राइवेट एड्स, कमर्शियल्स, एनिमेशन मूवीज़ के लिए भी आवाज़ देता हूँ, डबिंग करता हूँ मूवीज़ के लिए। सो ये सब चीज़ अभी फ्रीलांस चल रही है। ओके। मैं जब आपका इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, तो जब आरजे वाला जो फेज चल रहा था उस टाइम कई बार स्टूडियो पे सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड स्टार्स आते थे, उनके साथ मैं फ़ोटो देखता था, तो मुझे लगता था कि ये बंदा यहाँ था कि मुझे पढ़ा दो, और ये कहाँ एकदम से एक्सकलेट हो गया। वो एक्सपीरियंसेस कैसे रहते थे कि हम बहुत छोटी जगह से आ रहे हैं और एकदम से आप बॉलीवुड स्टार्स आपके कंधे में हाथ डाल के खड़े हुए हैं टाइप्स? हाँ, जैसे मैं इसको बहुत अलग वे में बताऊंगा आपको पर्सनली। लोगों ने तो बोला, खुश हुए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालते थे, तो उस समय फेसबुक ज़्यादा चलता था, है ना, कि वाह यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटो डाल रहे, कर रहे। सो वो कुछ टाइम के लिए खुशी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द जर्नी मुझे ये लगा, जब आप खुद को आईने में देख के खुद से सवाल करते हो या उनके साथ ही बैठे हो और वहाँ कहीं आईना दिख जाए और आप खुद को देख रहे हो, तो मैं ये सोचता था कि इसमें और मुझ में सिर्फ थोड़ा ही फ़र्क है, और वो ये फ़र्क है कि मेरे को अभी अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस क्वालिटी वाइज करना है विदाउट थिंकिंग, और मेरी क्वालिटीज़ जो है वो पर्सनली मुझे उसको इतना भुनाना है कि अब मुझे कम एक्सप्रेस भी करना पड़े तो ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाए। मीन्स मुझे अपने आप पे इतना काम करना है कि मेरी कमियां वहाँ दिख रही थी मुझे एक्चुअली उन सेलिब्रिटीज़ के सामने, मेरी फिटनेस की कमियां, मेरी विजन या एक्सप्रेशंस की कमियां, जो कि शायद कमियां नहीं है, लेकिन अपने आप को जो सोचते हैं ना हम, तो मुझे वो लगता था कि मैं इन्हें कैसे, इनके साथ कैसे मैं सेम पायदान में आ सकता हूँ, जो कि मुझे दिख रहा था कि पॉसिबल पूरी तरह से है, कुछ भी दूरी नहीं है। लोगों के लिए होता है ना कि स्टार है, या फिर कार्तिक आर्यन, जैसे मैं उनका बताता हूँ आपको, सोनू की टीटू की स्वीटी, कार्तिक आर्यन, सनी, नुसरत, ये सब लोग आए थे जयपुर में, मैं था, तो वहाँ इंटरव्यू इनका मैंने लिया था, मैंने वेट किया था, बाहर बैठे थे, फिर मेकअप वगैरह इनका सब होता है। अंदर गया तो बड़े दोस्तों जैसी बातें हुई, और सनी से पूछा मैंने, यार बोलता है यार मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपको मैंने मूवी मिली, मुझे खुशकिस्मत हूँ। कार्तिक से पूछा, उसके लिए लड़कियाँ रोजेस ला रही है, अलग उसको कॉल आ रहे हैं, बोल रहा है रॉन्ग नंबर
पीछे पड़े रहते हैं ना, कार्तिक आर्यन है ऑफ कोर्स। लेकिन इनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली कहीं ना कहीं कि बॉस आप भी जो हो वो पूरी तरह से इन्हीं की कैटेगरी में हो, बस आपने एक जॉनरा अलग कर लिया है। और बहुत इंस्पिरेशन के साथ मोटिवेशन मिला मुझे, और ये लगता था कि नहीं, मुझ में भी कोई कमी नहीं है, मैं compete तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस चीज़ को बीट कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को बीट कर सकता हूँ, इसको मैं और एक्सप्रेस इस तरह से भी कर सकता हूँ विजुअली। तो बहुत इंस्पिरेशन लगा, अच्छा लगा। इसके अलावा मैं और भी सेलिब्रिटी जैसे नकाश अजीज़ सर जो हैं, जो सिंगिंग करते हैं, बड़ा अच्छा, जिन्होंने जबरा फैन जो गाना गाया है और भी कई सारे गाने गाए हैं, उनके साथ बातचीत का मौका मिला। तो उन्होंने भी बड़ा एकदम डाउन टू अर्थ, लो आए चाय पियो यार, चाय वाय पियो, और बताओ यार क्या चल रहा है यार ये वो दूर से होटल में देखा, अरे यार वो कहाँ यार, उस दीवार पे यार वो क्या यार कर रहा है यार, अपनी जलधार छोड़ रहा है यार, तो एक ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत, अरे यार इस होटल में से दीवार में से मुझे आवाज़ें आ रही है यार। सो ऐसी चीज़ें फनी लोगों से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, और भी लोगों से मिला मैं। शाहरुख खान साहब से तो मैं इंटर्नशिप के टाइम ही मिल गया था। ओह वाह, ग्रेट। शाहरुख, दीपिका, और तो पूरी हैप्पी न्यू ईयर जो आई थी मूवी, उसकी पूरी टीम इंदौर आई हुई थी जब मैं इंटर्न था, आरजे नहीं बना था। और एक किस्सा आपको छोटा सा बताऊं, तो जैसे कि हम इस हॉल में बैठे हैं और मैं सोचूं कि आपके साथ ऐसे चेयर लगा के सेलिब्रिटीज़ बैठी हैं, अब कोई उधर से आ रहा है पीछे से आपके, तो आपको भी नहीं दिखेगा और उससे भी नहीं दिखेगा कि यहाँ ऐसा अरेंजमेंट है। तो शाहरुख खान साहब और सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, है ना, लाइन से, और मैं पीछे से उधर से आ रहा हूँ, सब लोग, और बड़ा एक्सक्लूसिव मीट था एफएम वालों के लिए, जहाँ लोग पीछे पीछे खड़े हो जाके फोटो खींच रहे थे। आगे कैमरामैन था, ये चेयर पे बैठे, पीछे लोग आके खड़े हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, राइट, और पीछे से एंट्री हो रही है और खाली हॉल है ऐसा। अब मैं जब एंट्री हो रहा हूँ तो सामने से एक दोस्त आता है, जो दोस्त का दोस्त था, रैंडम, लेकिन वहाँ दिख गया और हमें जोश है मिलने का, तो हम पूरे जोश से मिले उससे। तो वो जोश को एसआर के साहब ने देखा, ओह वाह, और वो कंटिन्यूस इस चीज़ को देख रहे थे, बीचों बीच बैठे हुए थे, और बाकी लोग अपने आप में बिजी थे। जैसे बमन ईरानी साहब कैमरामैन के साथ बिजी थे, वो भी कैमरा से फ्रेंडली हैं, तो अभिषेक बच्चन, सोनू सूद साहब के साथ बिजी थे, इधर दीपिका जो है वो एसआर के ऐसे बैठे हुए थे, बड़े किंग स्टाइल में जैसे वो हमेशा बैठते हैं, वो ऐसे देख रहे थे, और मेरा ये फन चल रहा था, मैं उससे गले मिल रहा हूँ, अरे भाई क्या हाल चाल, तो वो पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मैंने उससे पूछा कहाँ है वो लोग, कहाँ है, तो बोला उधर है। मैंने जैसे ही उधर देखा तो एसआर के इधर ही निगाह मिला रहे थे, उन्होंने ऐसे कर लिया फिर सीधा। ओह, वो मोमेंट में भूल नहीं सकता, मतलब आप जब किसी को कैच कर लो अपनी तरफ देखते हुए और वो एसआर के हो, भाई साहब। फिर उसके बाद तो मिले पीछे से, मतलब नॉर्मली हैंडशेक और वो सब, दीपिका से मिला, बड़ा कोमल हाथ है यार, मतलब छोड़ने का मन नहीं हुआ, आई कांटेक्ट, और दीपिका जी से मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी। दीपिका बोले थैंक यू सो मच, थैंक यू, तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो, तो ये अच्छे मोमेंट्स है, बहुत अच्छी लाइफ। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों के लिए ही हमारे प्रोफेशन से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये 10 to 5 जॉब में नहीं मिलेगा, किसी वेल सेटल्ड बिजनेस में भी नहीं मिलेगा। यदि आपको ये सब चीज़ें किक देती हैं, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग इन योर लाइफ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेक्रीफाइस भी नहीं बोलेंगे उसको ऐसा बोलेंगे कि ये एक आपकी चॉइस है कि आपने जैसे आपने चूज किया है वो। हाँ, जैसे अपन एक ऐसा किड सोचे कि इस प्लेग्राउंड में हमको खेलना है 1 घंटा, और दोस्त दिख गए, अब हम सोच नहीं रहे, हम बस चले गए, बस ऐसे चले गए। मैंने रेडियो सुनते सुनते भी कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगा। इंजीनियरिंग करते करते नहीं पता था कि मैं उसी कॉलेज में गाना भी गाऊंगा। गाना गाते गाते नहीं पता था कि मैं कभी एंकरिंग भी कर लूंगा। आरजेइंग करते करते नहीं पता था कि मैं एक दिन उसी रेडियो पे कभी गाना भी अपना लाने वाला हूँ, जो कि अभी तक आया नहीं है, लेकिन ज़रूर आएगा। ऐसा विजन कि एक रेडियो जॉकी ने रैप खोद डाला, ये मैंने गाने में भी लिखा हुआ है। और 19 से अब तक मैं खोज रहा हूँ लाला, 19 से अब तक मैं खोज रहा हूँ लाला। सो 19 से अब तक आई एम ट्राइंग टू फाइंड चीज़ें अलग अलग, जिसमें कि नए नए फ्लोज हैं, नई नई बातें हैं, नई नई टॉपिक्स है जिसमें मैं लिख सकता हूँ। पहला तो ब्रेकअप हुआ था, तो ब्रेकअप की बात इंसान टूट जाता है, हल्का सा हिमाचल ट्रिप भी लगती है उसे, सोलो ट्रिप भी लगती है, जो भी लगता है, लेकिन इंस्पिरेशन मुझे उसकी राइटिंग में मैंने उतारने की मेरे से हुआ, मतलब ये जरिया बना मैं कहीं ना कहीं। अब मैं नहीं बोलता मैंने लिखा कोई भी गाना,
मैं बोलता हूँ कि यार उसने लिखा मुझे ज़रिया बना के, क्योंकि वही होता है, दैट्स द ओनली ट्रुथ। लड़की के टूटे दिल के बाद उसके बारे में सोचते हुए, उसके अदाओं के बारे में सोचते हुए गाना लिखने की कोशिश हुई। 2 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, फिर एक गाना बनता हुआ दिखा। राइटिंग एज अ राइटर मुझे फ़ायदा मिला उस टाइम का, जो मैंने आपको बताया, जब मैंने इंटर्नशिप में सबसे पहले एड्स लिखे Ads थे। लिखे, right. उसका फ़ायदा मुझे तब मिला जब मैंने रेडियो करियर से इधर मूव करने की सोची। सो दैट वाज द कनेक्टिंग पॉइंट। वहाँ से धीरे धीरे और टॉपिक्स पे लिखा, धीरे धीरे, और एक करियर, जब रेडियो जॉकी का करियर पूरा था, जब उसको मैंने स्विच करने की सोची कि यार अब मेरे को गाने बनाने हैं, अब मुझे ऐसा करना है कि म्यूज़िक ही मेरा शुरू से एक पैशन रहा है, एज अ बैंड मेंबर, एज अ रॉक बैंड। एंकरिंग में भी म्यूज़िक पीछे होता है ना, आपके बूम मारता है, आपको एक अच्छा सा लगता है फील। सो एवरी थिंग वॉज म्यूज़िक फॉर मी, एवरी थिंग वॉज म्यूज़िक। उसी को लेकर मैं इंस्पायर्ड होके ही रेडियो जॉकी बना था, और उसी को लेकर मैं आरजिंग से हटके अब फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ। मैं खुद के गाने भी लिख रहा हूँ भाई, खुद के चीज़ें बताना चाह रहा हूँ अपनी बातों में, अपनी भाषा में, हिंदी में। और ये गाने आप यूट्यूब पे सुन सकते हो, डॉनी के नाम से चैनल है, DONIII, डॉनी। ये बहुत फिर से एनर्जेटिक बातें हो गई हमारी। मुझे वो फेज़ में समझना है जब आप बिल्कुल गायब हो गए थे। एक फेज़ था जब सब प्रॉपर चल रहा था, हम फोटोज़ देख रहे थे सोशल मीडिया पे। कुछ 1 आध साल का टाइम रहा होगा कि मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, नंबर बंद आ रहा है। वो फेज़ क्या था? कैसे वापस कमबैक किया? क्या आपने हुआ जब था? मेरे को आरजे रोहित बोला ना, तो वो वही फेस का रोहित था जो पहले था, और उसके बाद डॉनी बना, जो कि टोटली डिफरेंट बना। मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में आरजेइंग के करियर में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद फाइनली जब खुद का खोजना चालू करा, खोदना चालू करा, लिखना शुरू हुआ एज अ रैप, मैंने सोचा कि यार एज अ म्यूज़िक में मैं एज अ म्यूजिशियन ये कर सकता हूँ। फ़िलहाल सुरताल मेरे में अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं इसको सीखूंगा, गा लेता हूँ लेकिन मैं सीखूंगा अब इसे। लेकिन मैं लिखना चालू कर दिया है, तो अब इसको मैं भुनाता हूँ। तो जब हम लिखते हैं तो बड़े साइलेंट हो जाते हैं, बड़े एक जोन में आ जाते हैं अपने राइटिंग के, और उसके लिए हमें कभी कभी पूरी दुनिया से अलग हटके एक जोन में जाना पड़ता है, सिर्फ अपने साथ, खुद के साथ। सो वो जोन शुरू हुआ बनना। तो आरजेइंग का शोर, उसके इवेंट्स का शोर, आसपास का माहौल, उससे हटने के बाद अब एक ऐसा जोन आया जहाँ पर मैं खुद था, और मेरी तन्हाई थी, और मेरा म्यूज़िक था, और कुछ भी नहीं था। और इसमें मुझे मदद करी जंगल ने, वाटरफॉल्स ने, उन पेड़ों ने, उन हवाओं ने, उस सनसेट ने, उस सनराइज़ ने, उस सोलो ट्रिप ने, उस ग्रुप ट्रिप ने, हर ट्रिप ने। और होता है ना कि कई बार जैसे भोलेनाथ जी के बारे में मैं बताऊँ आपको, जो लोगों को पता है सबको, कि भोलेनाथ आपको ढूंढ के बुला लेते हैं, आप कितने ही खोजिए, वो जब तक नहीं ढूंढ रहे हैं, जब तक हमें एहसास नहीं होगा, क्योंकि उनकी मर्ज़ी ज़रूरी है। और मैंने फील किया कि भोलेनाथ जो है मुझे अब इस मैट्रिक्स से निकाल के कुछ अलग जगह ले जाना चाह रहे हैं। इस बीच में शादी के भी रिश्ते आ रहे हैं, मैट्रिमोनी प्रोफाइल भी बन रही है, बात भी कर रहा हूँ लोगों से, लेकिन भोलेनाथ ने सबको, सब चीज़ों को दरकिनार करके मुझे बोला, चल उधर, उस रास्ते, ये है बस्ती, जो है बड़ी हस्ती, लेकिन इससे अब तू गुजर जा, इसमें घर मत बना। नीचे बस्ती है, तो ऊपर ऊपर से गुजर जा देख के, बस बाय करके। और वैसे ही हुआ, और मैं निकल गया। एक लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, धीरे से मैंने जॉब को बाय किया, मैं अपने घर आ गया इंदौर। उसके बाद मैं अपने कमरे में हूँ, मैं म्यूज़िक में हूँ, मैं लिख रहा हूँ गाने, गाने लिखा रहे हैं धीरे से। लॉकडाउन लग गया, फिर 19 का 20 में लॉकडाउन लग गया, तो एक अलग फेज़ शुरू हो गया। ऐसा लगा कि मेरे एक फेज़ को सपोर्ट मिल गया कहीं ना कहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत बुरी हुई उसमें चीज़ें, लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि मुझे अच्छा लगा कि मैं एक जोन में अब कुछ कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, एक कमरे में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं भूल गया कि कपड़े किसके ऊपर क्या पहनता था, मैं शॉपिंग करना भूल गया, मैं क्लब्स में जाना भूल गया, क्योंकि पहले भी मैं कम ही जाता था। इवेंट्स होते थे तो एज आ एंकर जाना होता था, एज आ आरजे, फिर घर आके हाउस में, अच्छा हाउस पार्टीज़ में ही अपने को सुकून मिलता था। हाउस पार्टीज़ चली गई,
है ना, वो दोस्त चले गए, वो एक ऑरा चला गया आरजे का, जहाँ आपको कैलकुलेटेड फेम और कैलकुलेटेड मनी और कैलकुलेटेड नोननेस मिल रही है, और कोई आर्जिंग की जॉब नहीं छोड़ता। मेरे भी सब दोस्त अच्छा आर्जिंग कर रहे हैं, बट उस कुएं से मैं बाहर आया और मैंने अपने आप को सहारा मान के, मुझे नहीं पता कि क्या था, बस मेरे अंदर एक भावना थी कि एज अ रॉक बैंड जब मैं गाना गाता था स्टेज पे सबसे पहले, तो वो जो फील आता था कि इधर ड्रम बज रहा है, इधर गिटार आया, वो जो रॉक का फील आता है या म्यूज़िक का फील आता है, उस फील ने मेरे को ऐसा उठा रखा था, तब से इतने सालों से पकड़ रखा था कि वो छूट नहीं पाया। मैं घर आया, घर आके मैं खुद की जंगल ट्रिप्स करने लगा, मैं दोस्तों को घुमाने लगा, उनके चेहरे पे मैं शहर से निकाल के उनको जब जंगल ले जाता था तो खुशी जो देखता था तो मुझे अच्छा लगता था। मैं गांव के बच्चों को देखता था, वहाँ के परिवार को देखता था कि वो कम कंफर्ट में कैसे रह रहे हैं। मैं अपना कंफर्ट छोड़ के अब उनके कंफर्ट को देख रहा हूँ कि वो कम कंफर्ट में कैसे रह रहे हैं। मैं जब वापस घर आता था तो मैं इतना ग्राउंडेड और इतना ग्रैटिट्यूड से भर जाता था कि मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी है, टेबल है, बेड है, गद्दा है, सर पे छत है, एक पंखा है या कूलर है या एसी है, फिर एंड नहीं है। लेकिन वो एक कम सुविधा में कैसे रह रहा है इंसान, और उसका बच्चा भी जो नंगे पाँव धूप में घूम रहा है और उसके पाँव में कुछ छाले या कुछ कांटा नहीं चुभ रहा, और उसको बोल देते हैं कि बेटा भूख लग रही है, तो बच्चों को इकट्ठा करके दाल बाटी बनवा रहे हैं हमारे लिए। उस झोपड़े में मैं रह रहा हूँ कई कई दिन गाँव में, उसके वाटरफॉल्स घूम रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ, एक अननोन गुफा में बैठ रहा हूँ जाके, फिर गांव वाले और एक्सप्लोर करवा रहे, भैया वहाँ पर वो है, वहाँ पर वो है, चलो बाइक पे उनको बिठा के मैं उनके साथ सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, अलग अलग एक्सप्लोर कर रहा हूँ, फिर दोस्तों को अलग ट्रिप में लाके घुमा रहा हूँ उसी जगह पे कि अब मैंने देखा एक्सप्लोर करा है, देखो ये ऑफ बीट प्लेसेस जहाँ पर संडे को भी कोई नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जब स्ट्रगल चल रहा है अपने कैरियर में, तो ये फिर पैसा, ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कैसे मैनेज करते हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं यार कि मेरे को पैसा इतना बनाना है या मेरे को जोड़ना है या मुझे सिक्योरिटी करनी है। जॉब में भी मैंने कभी सेविंग नहीं की थी और कभी कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं था यार ऐसा कि हम बचा लें या सोच लें ऐसा कि घर पे मदद करते थे लेकिन खुद के लिए ऐसा सिक्योरिटी कभी नहीं सोचा। और जब जंगल की बात आई तो वहाँ पर नेचर मदर है ना, जो वो हमें बुला लेती है, वो कुछ मांगती नहीं है कि तेरे पास ये होना चाहिए। जैसे क्लब में एंट्री होती है कि स्टैग एंट्री है या ड्यूअल एंट्री, कपल एंट्री है, इतने का पास लो। इट्स फ्री, नेचर इज़ फ्री, राइट, सो वी कैन गो। और हम जब गांव वालों से जुड़ते हैं उनको इतना अच्छा लगता है कि कोई शहर वाला हमसे मिलने आया है, और वो जो बातें करते हैं उनसे जो सीखने को मुझे मिला। और आप मुझे पैसे की बात कर रहे हो ना, तो उस बात पे मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। मेरे एक इंसान से मिला मैं गांव में, उनका नाम था देवराज। इस दुनिया में भी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जंगल घुमाया पूरा, उन्होंने मुझे जीना सिखाया, निडर बनाया। वो बोलते थे कि मैं जंगल में ना 2 लोगों को नहीं मारता हूँ, एक शेर और एक शेर दिल। नाइस। वो एक कंबल ओढ़ के रखते थे अपने ऊपर, और जब भी हम जाते थे कंबल निकाल के बिछा देते थे नीचे, बैठो, अरे बैठो, हाँ बैठ गए, और बताओ, चाय बन रही है, ग्राउंड पे बैठे हैं, मिट्टी में बैठे। तो डिस्कम्फर्ट भी लगा शुरू शुरू में, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, यही तो जीवन है। वहाँ गाने बज रहे हैं, महफिल चल रही है, गुनगुनाना चल रहा है, एक जैम चल रहा है, कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए, वहीं सो जा रहे हैं, कैंप लगा लिया वहाँ पे या उनके झोपड़े में सो गए। कैंप फिर धीरे से पैसे जोड़ के कैंप ले लिए, धीरे धीरे से जोड़ के वो छोटी सी एक वो आती है जो बनाने वाला चाय, और इतना सा वो आता है जो सिलेंडर गैस, वो ले लिया। तो जुगाड़ करके एक बैग में भर के पूरा बैग पैक करके फिर मैं अकेले जाने लगा, आने लगा, रहने लगा, और मैंने नेचर की पावर्स को फील किया। और उस गांव की कई सारी स्टोरीज भी हैं ऐसी जो मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, जहाँ पर मानते हैं कि इट्स अ हेवनली प्लेस, इट्स अ प्लेस जहाँ पर परियां वास करती है, जहाँ पर परियां आती है, और वो पूरा गांव परी माता के संतान है, ऐसा वो गांव मानता है। सो ये एक अलग टॉपिक है और इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। और मैंने वो शक्तियाँ फील की हैं, मैं आपको बताऊँ। इवन अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन हमने परियों को देखा भी है। जो आती हैं बादलों के रूप में, क्लाउड्स के रूप में, और वहाँ पर स्टोरीज हैं कि
5 परियां हैं उधर, और 5 परियां जो है हमने ब्रह्म मुहूर्त में देखी है, जब गोल्डन आवर होता है, ऑरेंजिश, ऐसा लगता है बादल सुलग रहे हैं, बादलों में आग लग रही है धीरे धीरे, और एशेस दिखते हैं बादलों में, ऑरेंजिश दिखते हैं, बादल जैसे सुलग रहे हैं, और धीरे 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 जो लाइट, उधर वाटरफॉल के किनारे हम बैठे हुए थे, रात भर हमने स्टे किया था। मैं था, मेरे गुरुजी थे, कुछ दोस्त थे, और हम कोई सुविधा में नहीं थे, कुछ बिछाया भी नहीं था हमने, खेत किनारे ऐसे ही सो। वो इतनी पॉजिटिव जगह है कि वहाँ पर ना आपको शहर की चीज़ें लगेगी ही नहीं, ना शहर की चीज़ें याद आएंगी। आप सब अगर एडिक्टेड नहीं हो इतने, तो आप भूल ही जाओगे कम से कम, मैं कह दूंगा आपसे। सो मिस्टीरियस जगह है बहुत। हमने देखा कि 4-4:30 बजे की बात है, 3:45-4 की बात है, बादलों के रूप में कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बन गया, जहाँ पर आगे बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है और पीछे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक 5 दिख रहे हैं हमको एंटिटीज, 5 वाटरफॉल के सामने सामने वो आते हैं धीरे धीरे, ऊपर से कहीं बादलों से ऐसा बन गया शेप, वो नीचे आ गया, अनयूजुअल है ना, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जस्ट लाइक रैंप वॉक कर रहे हैं वो वाटरफॉल की तरफ। फिर उसके बाद पीछे की 3 बादल उड़ गए, आगे के जो 2 हैं वो टिके हुए हैं। अब जैसे कि 3 परियां वापस इनको बुला रही, चलो बहुत हुआ, लेकिन वो नहीं जा रही, नहीं भी रुको, वापस वो बादल जुड़ते हैं, फिर टिकते हैं, 1-2 मिनट रुकते हैं कि देख लो आराम से, फिर जाते हैं वो बादल, फिर भी नहीं जा रही है ये, अब तीसरी बार वापस वो आते हैं बादल, फिर 2-3 मिनट रुकते हैं, फिर सब बादल एक साथ गायब हो जाते हैं। दिस वॉज द स्टोरी जो हमने देखा। हमने गाँव वालों के साथ शेयर की, वो मानते हैं, पूरा पूजा करते हैं, और हमने भी अपने हाथ जोड़ के पूरा नमन किया उन्हें। हमने बोला कि नहीं, हमें ब्लेसिंग दीजिए, हमें पावर दीजिए, हमें मोटिवेशन, करेक्शन दीजिए, आपसे आशीर्वाद दीजिए आपका। सो वो पूरे ऑरा में है उस एरिया के, इवन वो बहुत बड़ा एरिया है उस एरिया के, उस पूरे ऑरा में वो आपको मिलता है। सो आप कभी भी वहाँ जाएंगे, आपको उस जंगल में ना कभी डर लगेगा, ना आपको कोई सुविधा लगेगी, आप खुले में ऐसे ही सो जाइए, आप सेफ रहेंगे। गुड। सो इन पावर्स के बाद इतने पॉजिटिविटी मिलती है भाई कि आप सब कुछ भूल जाते हो जो आपके साथ हुआ, जो आपके हार्ट ब्रेक्स हुए, क्योंकि जॉब के साथ साथ जब मैं वापस आया तो हार्ट ब्रेक्स भी हुए। कम से कम 9 से 10 गाने हार्ट ब्रेक पे लिखे हुए मेरे, जो भी रिलीज़ नहीं किए हैं, लेकिन एक ज़रूर किया है, और वो एक्स पर है, जो आपने सुना है आई गेस। मैं उसी से इंस्पायर होकर मुझे लगा कि नहीं, ये तो वापस से क्या बाउंस बैक किया है, सो रिकनेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए क्या चीज़ें हुई, क्योंकि उसके लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी 10-20 सेकंड का हम गाना यहाँ पे वो चलाएंगे, बट उसके पीछे दर्द, लिरिक्स और वो बहुत सारा था उसमें कि एकदम से कनेक्ट करती हैं चीज़ें। वो धोखे मिलते हैं तो कनेक्ट हो जाता है यार। हाँ, और मुझे लगता है कि हर किसी का दिल टूटना चाहिए या ये फेज से गुजरना चाहिए हर आदमी को, क्योंकि ये उस टाइम के लिए हमें बहुत बुरा लगता है कि जीवन खत्म हो गया। ये एक चैप्टर आपको दिया जाता है जिसको आप फिनिश करो, पढ़ो, और अब आगे चैप्टर आपको मिलेगा। राइट। वो लर्निंग्स का फेज होता है कि यार इससे क्या सीख के क्या प्रोडक्टिव कर पा रहे हो आप, क्योंकि ये चीज़ आप किसी से बोल के नहीं करवा सकते हो कि यार ये 10,000 रुपये ले ले मेरा दिल तोड़ दे, ये इक्वेशन नहीं है कहीं पे। तो ये नेचुरली आता है, और आजकल टीनेजर्स इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेके मुझे लगता है कैरियर को भी अफेक्ट कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, बट बहुत अर्ली एज में नहीं होना चाहिए। एनीवे, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। मुझे वो समझना था, जैसे जब आप इंदौर से बाहर जब आरजे एफएम्स में थे, आरजेइंग कर रहे थे, तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि जैसे कई बार कॉल्स आते हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत बार कुछ ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस? हाँ, कई लोग परेशान भी करते थे, मजे लेते थे, कई लोग बोलते थे हमें प्राइज जितवा दीजिए, कई रिपीट कॉल्स भी आते थे, कई ऐसे 100 लोग 200 लोगों का ग्रुप था जो कि हमेशा घूम फिर के नए नए नंबरों से कॉल करते थे। कॉन्टेस्ट जब चलता था कि हमें प्राइज जितवाइए भैया, हमें चाहिए वो प्रेशर कुकर या फ्रिज, एनीवेज। लेकिन एक ऐसा कॉल भी आया मेरी लाइफ में जो मुझे आज तक याद है। एक दिन था, मैं बड़े मस्ती के मूड में था, और मुझे एक ऐसी एक इमोशनल आवाज़ उधर से आती है, टूटी हुई आवाज़ आती है,
और उससे मैं नॉर्मल बात करता हूँ, लेकिन मैं उससे हालचाल पूछ लेता हूँ। वो पता नहीं क्या दौर था, क्या दिन था, और हमारी बातचीत चलती जाती है। और वो लेडी जो है, जो कि अपने लाइफ में बड़े परेशान थे, काफ़ी दिक्कतें थी उन्हें, फैमिली वाइज भी उनके चीज़ें बड़ी उलझी हुई थी। धीरे बातचीत करके पता चला कि वो अब अपनी लाइफ ख़त्म करने वाले हैं, और ये उनका आखिरी कॉल था जो वो मुझसे शायद बात करके सॉर्ट आउट करके डिसीजन वो ले चुके हैं। लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई बात कर ले, कोई फैमिली से बात नहीं कर सकते इस बारे में ऑब्वियसली। एक मैं एस्ट्रोलॉजी शो करता था, उसमें गुरुजी बोलते थे कि जब भी ऐसा थॉट आए सुसाइडल, मैं सभी को बताना चाहूँगा, तो आप 3 दिन रुक जाइए, बस 3 दिन। क्यों? क्योंकि 3 दिन में वापस मून की जो जगह है वो बदलती है, और चंद्रमा आपका मूड डिसाइड करता है। सो आप 3 दिन रुकने के बाद सेम थॉट पे आ ही नहीं सकते। ये लिख के आप ले लीजिए, जो आप अभी सोच रहे हो आप 3 दिन बाद सेम जगह चीज़ नहीं सोच सकते। सो बड़ा मोमेंटरी होता है ये। मैंने उसको ये चीज़ भी समझाई, लेकिन वो नहीं मानी। धीरे बातचीत चलती रही। 5, 6, 7 घंटे में कॉल पे रहा उस दिन। ऑफिस वाले परेशान, भैया ये किससे कॉल पे है? अरे ओबी करने जाना है, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जिसे कहते हैं, इवेंट, बाहर रिकॉर्डिंग करने जाना है, या किसी इवेंट में जाना है, या फिर अपना शो पे वॉइस ओवर दे दे भैया, ऐड में आवाज़ दे दे। मैं उस दिन आउट हो गया। मैंने बड़ी सुनी लोगों की, मैं बोलता आपको मैं बताऊंगा, अभी रुकिए, बड़े अर्जेंट कॉल पे हूँ मैं। फाइनली कई घंटों बात करने के बाद वो लेडी काम डाउन हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है यार, थैंक यू यार कि मेरे को वापस से उस जोन में ला दिया, जिससे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं दूर हो गई थी उस जोन से, वापस आ गई हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। और उस दिन को मैं बड़ा स्पेशल मानता हूँ मेरे पूरे रेडियो करियर में, कि चलो एज अ आरजे मैं कुछ किसी का, एक इंसान का भला कर पाया शायद, जो कि मुझे बोल रहा है कि यार एज अ दोस्त मिल गया, बात करके तुझसे अच्छा लगा। दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ ऑफ आरजे फेज। ये 7 घंटे जो बात करने वाला फेज रहा, वो मुझे लगता है कि वही जो प्रीवियस एक्सपीरियंस में स्ट्रगल था कि हाँ हम ऐड लिख रहे हैं या कुछ, क्योंकि रैंडम आदमी से इतनी बात करना अपने आप में ही एक चैलेंज है। घंटों हो गई बात, और वो होता है। और कई बार ना पिछले जन्म का भी ये कनेक्शन होता है। जैसे मैं कई सारे गुरुओं को पढ़ता हूँ अभी फिलहाल, जिसमें से योगानंद परमहंसा, जिनका YSS ग्रुप है, SRF बाहर है। सो उनकी बुक जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, उसमें ये कहा गया है कि वो अपने एक काशी, जो उनका बड़ा पुराना डिसाइपल रहा है, उससे वो बिछड़ गए थे, और फिर वापस वो अगले जन्म जब उन्होंने लिया, उनके डिसाइपल ने, शिष्य ने, तो वापस वो उनसे मिले किसी और फॉर्म में। सो ये जब हमारा जो कनेक्शन है एक्चुअल, ये पिछले जन्म का है कहीं ना कहीं, कि हम वापस से कनेक्ट हुए इतनी बड़ी लाइफ में। बिल्कुल। सो वो भी कहीं ना कहीं पुराना ही होगा यार, कि हाँ, क्योंकि ये चीज़ वैसे भी कनेक्ट होती है। कई बार आप सोचते हो कि यार इसका फ़ोन नहीं आया काफ़ी टाइम से। मेरे साथ तो होता है कि जब सोचा उसके 1-2 दिन में फ़ोन आ जाता है उसका, किसी भी कारण से आया कुछ, तो वो है, ऐसा कुछ है। ये साइंस मुझे तो नहीं समझ में आता। बट फिर से टॉपिक पे आते हैं हम। ये जर्नी हुई, बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिली, बट गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी, और स्ट्रगल ही चल रहा है। और जॉब छोड़ी थी जब फैमिली, भैया ऐसे, हाँ सही आ रहे हो। वही मैं पूछ रहा हूँ कि फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनका क्या उस टाइम क्या रहता था और अब क्या है? घर वाले जैसे उस समय झूठ बोलते थे कि ये बंदा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, ये इंजीनियरी है, जबकि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ कई सालों से, लेकिन वो बोल नहीं सकते ये बात, तो वो झूठ बोलते थे। मेरा आर्जिंग जब मैं आ गया तो वो खुश हो गए। मैं एक्चुअली घर वालों के लिए ही कहीं ना कहीं एज अ जॉब में भी मैंने डिसीजन लिया कि मैं सेटल हो जाऊंगा, उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि म्यूजिक है, चलो रेडियो में म्यूजिक ही तो होता है। मुझे नहीं पता था कि और भी चीज़ें हैं, नहीं तो मैं करता रहता अभी भी वो। लेकिन म्यूज़िक के लिए ही मैं खिंचा चला आया, और उसके बाद मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे को लोगों ने बोला कि पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो यार, जॉब करते रहो, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वो करते रहो। किसी ने बोला ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो मैंने बहुत बात ये फील की, बात कि जिसकी लाइफ में जो नहीं है वो आपको सजेस्ट करेगा, एडवाइस देगा, उससे आपके का रिलेशन नहीं है, या आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो जाए उससे उसका रिलेशन नहीं है। उसका रिलेशन इस बात से कि वो उसका विजन क्या है, उसकी लाइफ में जो कमी थी वो आप में पूरी करना, जैसे कोई अपने बच्चे में अपनी कमी पूरी करता है, सेम लॉजिक है। तो वो मैं चीज़ समझ गया। मैंने कहा कि थैंक यू अंकल, बट आई मूव्ड ऑन। मैं हो गया, मैंने बढ़ गया आगे। मैंने झूठ बोला, वहाँ के साइट इंजीनियर से झूठ बोला, गवर्नमेंट जॉब है वो बोल रहे। फिर बहुत बाद में जब उन्होंने ये फोटोज़ देखे, आर्चिंग वाला फेस देखा ना, तो वो बोले यार
तो यहाँ क्या पहुँच गया? मैंने कहा बस इसीलिए आपसे झूठ बोला था उस दिन कि ये सब करना था मुझे, लेकिन उस समय समझा नहीं सकता था आपको, घर वालों को भी नहीं समझा पाया, रिलेटिव्स को भी नहीं समझा पाया। सो मैंने धीरे धीरे सबसे बात करना बंद करके समझाना बंद कर दिया। एक्चुअली बात तो मैं करता था, लेकिन मैं मस्ती में रहने लगा मेरी। और बुक्स थी कुछ जिसने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, मेडिटेशन था जिसने मुझे सपोर्ट किया, उसी ने मुझे सॉलिड करके रखा, और अभी तक वो चीज़ है जो आगे बढ़ाती है। दीपक चोपड़ा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी पढ़िए। रॉबिन शर्मा आप पढ़ सकते हैं, आप नए नए राइटर्स को पढ़िए, लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि फिक्शन ना हो, मुझे वो पसंद है, जो रियल हो और इंस्पायर के साथ साथ आपको कुछ इम्प्रूव कर पाए लाइफ में, इस बॉडी साइंस को हम समझ पाए, अपने आप को समझ पाए। आपने बोला ना जैसे वो साइड इंजीनियर को झूठ बोला और फिर वहाँ से वहाँ का ट्रांजिशन हुआ। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। लाइक मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी और मैंने पीईटी दी थी, उस टाइम पीईटी चलती थी। अब ये पीईटी देने और काउंसलिंग के बीच में एक 3 महीने का गैप होता था। और मुझे बिजनेस का बहुत पहले से शौक था। मैं स्कूल में कॉमिक्स रेंट पे दे देता था बच्चों को 1-2 रुपए में, या जो वो एक बिग फन च्युइंगम आती थी उसके साथ टैटूज आते थे, तो वो टैटूज के कलेक्शन करके वो बेच देता था। या गियर वाली साइकिल आई थी उस टाइम, वो एक चक्कर लगाने के 1 रुपये ले लिए। हम स्लम एरिया के पास रहते थे तो उनको वो साइकिल चलाने के लिए दे दिया। एक वो पेप्सी आती थी 1-2 रुपए की चूसने वाली, तो उसमें क्या करते थे, मैं लिक्विड फॉर्म में लेके सस्ती लेके आता था और घर में फ्रीज़र में उसको फ्रीज करके और फिर घर के बाहर ही स्टूल लगा के बैठ जाता था। तो वो बच्चे आते थे तो वो 10 की लाता था, 15 की हो जाती थी। तो ये फेज़ था मेरा 4th 5th 6th क्लास का। फिर मैं जब इंदौर आया, पीटी और वो जो गैप था काउंसलिंग का, मुझे उस टाइम भी कुछ करना था, मुझे बैठना नहीं था। तो मैंने एक फेक मेरा सीवी बनाया और उस टाइम सेंट्रल मॉल में आइनॉक्स खुला था जस्ट। तो मैंने मेरा रिज्यूमे डाला और मेरे एक उस टाइम कांटेक्ट में थे कोई भैया, तो वो पीवीआर में थे उस टाइम। मैंने उनसे समझ के वो बनाया और ऐसा इंटरव्यू दिया जाके। उनका कॉल आया कि हमारे कंपनी को कितने घंटे दे सकते हो, तो मैंने बोला 24 घंटे दे सकता हूँ। तो अपन थोड़ा सा था पहले से, तो उनने बुलाया कि हाँ आप सिलेक्टेड हो टाइप्स। तो वो सेंट्रल में जो वो आइनॉक्स था या वो ड्यूरेशन में मैं शाम को 4 बजे जाता था और सुबह 3:30-4 बजे आते थे। उस टाइम वो टिकट्स देना या वो पूछना कि इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग मे आई टेक योर ऑर्डर, और आपकी सीट नंबर इधर से राइट जाके 4th सीट है। और फूड काउंटर पे पॉपकॉर्न वाला जो वो पूरा एक सिनेमा में हम देखते हैं। तो वो मुझे उस टाइम पता नहीं क्यों करना था। वो सिंगल जॉब रही मेरी लाइफ में, अभी तक मुझे था नहीं कि मैं जॉब कर पाऊंगा कहीं, तो बस मेरी लाइफ में वही एक जॉब रही। तो उस टाइम मैंने वो सीवी बनाया। फिर क्या हुआ कि जो उस टाइम मेरे साथ काम करने वाले थे, मेरा इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। अब वो लोग साथ में मिलते थे जब मूवी देखने जाते थे, तो बोले यार तुम कहाँ से कहाँ चले गए। तो मुझे लगता है हर आदमी को ऐसे स्टेप्स उनकी लाइफ में लेना चाहिए कि झूठ बोलना है, कुछ ट्राई करना है तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते हो। तो निकल के कुछ नया आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। जिस टाइम जो लग रहा है आप कर लो। इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, झूठ सही गलत ठीक है करके ख़त्म करो। वापस आता हूँ मैं फिर से कि आज के टाइम पे पेरेंट्स बड़ा रूल कर रहे हैं बच्चों को कि पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, यही पढ़ाई करना है, यही स्टडी करना है। तो आप क्या एडवाइस पेरेंट्स को देना चाहेंगे जिनका बच्चा आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना चाहता है? मैंने मैट्रिमोनी पे प्रोफाइल बनाया था, कुछ अलग टॉपिक से मैं बात शुरू करूँगा। और वहाँ मैंने एज अ कंटेंडर पेरेंट्स से बात करी लड़की के। ओके। मेरी मम्मी के लिए करना पड़ा यार, एक बार ही किया। वो पूछते थे कि ये प्रोफेशन क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा, हम ऐसे प्रोफेशन में तो अपनी लड़की नहीं देंगे, है ना। आप तो आरजे हो, डीजे हो, मतलब आरजे डीजे उनके लिए सेम है, राइट। कई लोगों के लिए आरजे डीजे भी सेम है। अरे एक क्लब में यार, एक स्टूडियो में, बट समझाना टफ था। अब जब नॉर्मली मेरे पेरेंट्स को भी समझाना टफ था, तो मैं दूसरों की क्या बात करूँ ना। तो मैंने फील किया यार कि टफ तो होता है, मतलब नहीं समझते लोग, लेकिन आप जब टिके रहते हो खुद की जिद पे, आप जब चाहते हो कि यही करना है, आप सुन लेते हो लेकिन हंस के टाल देते हो, तो धीरे धीरे समाज पूरा सेट हो जाता है आपके हिसाब से।
और यूनिवर्स भी, क्योंकि यूनिवर्स ही सेट कर रहा है उन्हें ऑब्वियसली। और अब वो लोग जो हैं, अब जो आपको डाउट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कई साल बाद प्राउड भी करेंगे। ये स्टोरीज हमें सब पता है, लेकिन एक्चुअली यार ये होता है, रियल है। एज एन आर्टिस्ट हाँ की एक जर्नी देखें या लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ स्ट्रगल में ही निकल जाती है। इनिशियल जब वो सेट नहीं है तो उसके पास पैसे भी नहीं होते, नाम भी नहीं होते हैं, हाँ, वो स्ट्रगल कर रहा है हाँ हाँ और उसकी भी गारंटी नहीं कि उसको सक्सेस मिल जाए, नाम मिल जाए, फेम मिल जाए। हाँ। तो वो खुश कब रहेगा? वो तो स्ट्रगल में ही चला गया उसकी लाइफ। मैंने यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ये अचीव करूंगा, ये अचीव करूंगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। उस माइंडसेट को आप बोरो करके इस पल में ले आइए और इस पल से खुश रहना चालू कर दीजिए, मैनिफेस्ट करना चालू कर दीजिए, ताकि आप उस पल में जब जाएंगे तो ये सेम आपका रहेगा फेज। वहाँ जाके खुशी नहीं मिलेगी। इस पल से ही हमें खुशी चाहिए, इस पल से हमें क्लासी, खुश, अपने टर्म्स पे, अपने पूरे जुनून जोश में रहते हुए आगे बढ़ना है। और फिर वो फेज़ आएगा जहाँ पर हमें ये वापस से जीने का मौका मिलेगा। तो शायद अब हमने जब शुरू कर दिया ऐसे जीना, तो वहाँ पर और डबल जी पाएंगे, डबल जोश के साथ, और एक्सेलरेट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसी पल से हमें वो सक्सेस जीनी है। सोसाइटी को हटा दीजिए, सर्वाइवल आपने पूछा, उसको हटा दीजिए बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ने की नहीं सोची थी तो मुझे लगता था कि मैं अपनी ईएमआई कैसे पे करूँगा, मेरा लोन था, ये था, वो था। लेकिन जब मुझे एक सोच आई कि यार करना है, तो मैंने ना ईएमआई की चिंता करी, ना मैंने लोन की चिंता करी, ना मैंने कल की चिंता करी, ना मैंने ये सोचा मुझे कितने इवेंट्स मिलेंगे, कितने शोज़ मिलेंगे, क्या होगा। मैंने सोचा मुझे म्यूज़िक में कुछ लिखना है, अंदर जाना है डेप्थ में, और इस पूरे करियर का आर्जिंग, एंकरिंग, सिंगिंग, इसका पूरा आर्क निचोड़ के कुछ बूंद आई जो वो म्यूज़िक वाली आई, जो मेरा खुद का एक क्रिएशन हो सकता है। वो एक इतर निचोड़ के आया, और उस इतर से फिर मैंने साही में उसको डाल के लिखना चालू करा, उस सुगंध को शब्दों में पिरोना चालू करा, और धीरे 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 कुछ बनने लगा। तो मैं खुद सरप्राइज हुआ कि ये क्या बन रहा है। वो इतना रिच एक्सपीरियंस था कि फिर आपको कुछ भी याद नहीं आता कि आप कहाँ हो, आपने क्या पहना है, आप कहाँ जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, या आप लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हो, या आप क्या खरीद पा रहे हो, नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता। क्योंकि आपकी संपत्ति जो है वो शांति है। हमारी संपत्ति शांति है, और वो शांति के साथ जब क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है तो एक ऐसा जोन आ जाता है इंटरनल कि बाहरी पूरी दुनिया दूर हो जाती है। और फिर साथ साथ में आपको गुरुवाणी भी चाहिए होती है, जस्ट लाइक ओशो, या फिर योगदा सत्संग सोसाइटी के गुरुज हैं जो परमहंस योगानंदा और लाहिड़ी महाशय जी, कई सारे बड़े बड़े गुरुज हैं। उनको, उनकी बातें सुन के, उनकी चीज़ें जान के और भी इंस्पिरेशन मिलता है कि इन्होंने ही पूरा घर छोड़ा था यार अपनी साधना के लिए। मैं अपने करियर के लिए नहीं छोड़ सकता। जब इस समाज में, इस धरती जो हम रह रहे हैं, इस धरा तपोभूमि है हमारा भारत, जहाँ तप किया है लोगों ने सालों साल, तो इतना मेडिटेशन करा है लोगों ने, इतना ध्यान किया है, इतनी चीज़ें लिखी है, उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखे हैं, तो हम क्या अपने टर्म्स पे जीने के लिए सब नहीं छोड़ सकते? ये भी तो साधना है एक, कि हम सब कुछ छोड़ के अपने वे में जी रहे हैं। ये भी एक संन्यास है, ये भी एक वे ऑफ लिविंग है। तो ऐसा सोच के, इस मिलीजुली सोच के साथ मुझे बहुत सपोर्ट मिलता गया बाहर से, और इंटरनल सपोर्ट मिलता गया खुद की मस्ती से, कि यार अब मैं कुछ क्रिएट कर पा रहा हूँ, खुद मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। और जब वो पहला गाना लिखा और सुनाया, और जब वो प्रोड्यूस हुआ, एक प्रोड्यूसर को सुनाया, तो मुझे ये पता चला कि हाँ यार, फर्स्ट थिंग कम ऑन द पेज देन ऑन द स्टेज। पहले आप लिख लेते हो, वो एक पेपर पे आपका लिखा हुआ एक पैराग्राफ आपको किसी प्रोड्यूसर के पास ले जाएगा, वो उस पे बीट बनाएगा, किसी और के पास ले जाएगा, वो उस पे शूट करेगा, किसी और के पास ले जाएगा, वो शो ऑर्गेनाइज करेगा, किसी और के पास, वो एक लिखा हुआ आपका अब पूरी इंडस्ट्री बना रहा है। सो यू आर अ चलती फिरती इंडस्ट्री, जैसे राइटर्स को भी बोला जाता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक चलती फिरती इंडस्ट्री हूँ, कि यार मैं कुछ क्रिएट कर पा रहा हूँ मेरे वे में, ऑथेंटिक, ओसी, ओरिजिनल कंपोजिशंस, ओसी बोलते थे हम बैंड में उसे। तो ओसीज बनाने लगा तो एक कॉन्फिडेंस आया कि ये मेरी बात है। अब मेरे पास आरजेन का शो नहीं है अपनी बात बताने के लिए, लेकिन मेरे गाने हैं जो कि मस्ती है, और इंस्पिरेशन दूसरों को भी कर रहे हैं, मेरे को भी कर रहे हैं। और मैं अपने आप को डॉनी बोल रहा हूँ उन गानों में, जो कि मेरा नाम मैंने खुद ने रखा है। और मैं बोलता हूँ डॉनी तेरा यार, मतलब आई एम योर फ्रेंड, सो यू कैन शेयर एनीथिंग एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू। सो तेरा यार डॉनी,
यही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। तो इसमें डॉनी जो है DON कैपिटल में है। मैं बता दूँ, कोई इधर उधर डॉनी दूसरे को मत ढूंढ लेना भाई, मैं ही हूँ। लेकिन हाँ, वो बात जो थी ना कि आप खुद से इंस्पायर हो जाते हो जब, तो दूसरे की ज़रूरत फिर आपको अंदर जब डेप्थ में आप उतरने लग जाते हो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि लाइफ में लंबाई नहीं है, धरती तो गोल है, तो लंबाई में कहाँ जाएंगे, लाइफ में डेप्थनेस है। सो यू जस्ट हैव टू अंदर 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 जड़ों में पहुँचते 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 कुछ तो पकड़ में आएगा। फिर धीरे धीरे मुझे गुरु लोग मिले जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, तो उन्होंने भी मुझसे फीस नहीं ली। देखिए, आप जब अपनी जर्नी पे निकलते हो तो आप छोड़ दो कि आपको कुछ की ज़रूरत है, आपको भगवान फिर मदद करेगा। आप छोड़ दीजिए मेरे पास कितना पैसा है नहीं है, क्या पहना है नहीं है, आपके अंदर टैलेंट अगर आपको लगता है, आपने किसी को बोल दिया, वो भी एग्री कर रहा है, तो आप उसको भी आपने छोड़ दिया कि हाँ एग्री कर लिया मतलब मैं सही हूँ, तेरी बात सिर्फ इतनी सी थी, अब तू भी हट गया, अब सिर्फ मैं अकेला हूँ मेरे साथ, अब मैं चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं गुरुओं से मिला, उन्होंने मुझे तालीम दी, ताल शास्त्र सिखाया। हेमंत मक्खर जी थे जो कि सुरेश तलवलकर जी जो कि ताल योगी हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उपाधि दी है ताल योगी की, द बीट, सो ही इज़ द बीट मास्टर। सो उनसे मैं इंस्पायर हुआ, उनसे मिलने का मौका भी मिला, उनसे मुझे थम्स अप भी मिला। मैं जब प्ले कर रहा था, मैं के ऑन बॉक्स प्ले करता हूँ। सो एक बार बजाते बजाते ऐसा तिहाई आए और एंड में जब धा लगा, सो पूरे माहौल में उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं वर्कशॉप्स लेते हैं वो 3-3 दिन की, सबको सिखाते हैं, 75 ईयर्स है अभी भी डट के सबको सिखाते हैं। मेरी तरफ देख के मैं चौंक गया, मेरे को गुरुजी थैंक यू सो मच। मेरे गुरुजी बाहर वो भी खुश हो गए कि यार उनको भी गुरु दक्षिणा मिल गई कि मेरे गुरु के थ्रू मेरे स्टूडेंट को थम्स अप मिल गया। सो इन सब बातों में मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, आप छोड़ दीजिए कुछ भी ढूंढना या कुछ भी सीख करना। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो रीज़न है कि नहीं मिल रहा है, भोलेनाथ चाह रहे नहीं मिले, है ना। लेकिन अगर कुछ मिलेगा तो वो तो तय है मिलना, वो तो मिल के रहेगा, आप छोड़ दीजिए। मैं तो ये फील करता था कि अगर मेरे फटे कपड़े और मैं रोड पे भी कहीं बैठा हूँ ना, और मैं अगर अच्छे से बात कर रहा हूँ, अच्छे से गाना गा रहा हूँ, कोई भला इंसान मेरे को कपड़े दे जाएगा यार, बोलेगा भाई पहन ले यार, अच्छा नहीं लग रहा। उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो दे जाएगा, मैं नहीं देख रहा हूँ अपने आप को, अभी वो देख रहा है तो वो उसके हिसाब से सोच रहा है, तो वो सोचे अपने हिसाब से, उसकी मर्जी, वो दे देगा तो पहन लेंगे कपड़े। कोई बोलेगा यार खाना खा लेंगे, मांग लेंगे, लेकिन करेंगे यही जो करना है। गुरुजी हमारे यही बोलते थे, हम बस में टिकट बेचने को तैयार है, लेकिन हम म्यूजिक नहीं छोड़ सकते, भले कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल है, म्यूजिक एक लाइफ स्टाइल है, या कोई भी एक पैशन है हमारे, जैसे वीडियो सिनेमेटोग्राफर, पॉडकास्टिंग, दिस इज अ लाइफ स्टाइल कि हमें बात करनी है तो मज़ा आता है। फिर हमें ये नहीं सोचना कि यार जो भी लोग सोचते हैं, वी डोंट केयर। थोड़ा सा बाहर से भी इंस्पायर हो जाते हैं हम, फॉरेन से, जहाँ पर गैप ईयर मिलता है कि लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें करना चाहिए सबको, और स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो भी हो सके। जैसे कि अगर एक स्किल है, जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, तो साथ में आप शायद एडिटिंग भी सीख लें, या साथ में आप शायद वॉइस ओवर सीख लें, या आप शायद फिल्म मेकिंग सीख लें, या आप शायद स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लें, या आप कुछ और सीख लें। एक इंटरव्यू था सुशांत सिंह का, भाई याद आता है हमेशा, तो उसने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि यार अगर आपकी लाइफ में आपके पास 10 से 12 स्किल्स हैं तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते, या भूखे इन द सेंस कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो 10 से 12 स्किल तो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर आपकी लाइफ में 3 से 4 स्किल्स भी हैं तो होना चाहिए, और उसको आप बढ़ाते जाइए। जैसे मेरी लाइफ में भी मेरे को पता है कि यार आई कैन राइट अ सॉन्ग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन रिकॉर्ड, आई कैन कंपोज। अब मुझे और भी चीज़ें सीखनी है आगे, सो मैं वो सीखूँगा। म्यूज़िक मेकिंग है, बीट मेकिंग है, या फिर कुछ और। सो जर्नी चलती रहती है। लेकिन हाँ, एक बात बोलूँगा कि रुकती कभी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने सोचा है, जैसे मैं जॉब छोड़ के सोचा था गाने बनाना है, कई लोगों ने बोला अब तुम्हारा बजट नहीं है, गाने बनने में तो बजट लगता है, स्टूडियो के चार्जेस लगते हैं, ये लगता है वो। नहीं, होगा कोई आपकी तरह जो आपसे मैच करेगा और आपके गाने उसे पसंद आएंगे, शायद आपका आर्ट पसंद आएगा उसे, और वो आपके कनेक्ट करके बोलेगा नहीं मैं बनाता हूँ, चल तेरे लिए। सो हो सकता है कि वो भी ज़्यादा ना कर पाए, प्रॉमिस 10 का करे हो, शायद एक गाना बना पाए, जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन फिर हो सकता है आप उससे वापस दोबारा मिलो लाइफ में, वो दूसरा गाना बना दे, ऐसा आप दूसरा मिले, आपको तीसरा मिले, सो ऐसे 5 लोग मिले, वो आपका एक एल्बम बना दे,
मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आप रुक नहीं सकते, बिकॉज लाइफ में इवोल्यूशन चलता रहता है और वो इतनी प्यारी चीज़ है। सुबह शाम होते रहते हैं, सूरज नहीं रुक रहा, चांद नहीं रुक रहा, तो हम भी नहीं रुक सकते। शो मस्ट गो ऑन। यस। आप हम लोग जब अभी बात कर रहे थे, आपने बताया था कि आप वॉइस ओवर करते हैं, वॉइस ओवर की क्लासेस भी लेते हैं। Yes. तो यू टीच पीपल। Yes, मैंने जब क्या फॉर्मेट होता है, मैं जब कैसे? मैं जब जॉब स्विच किया तो एज अ फ्रीलांसर में वर्क करने लगा, क्योंकि थोड़ा रोटी पानी ज़रूरी है, जुगाड़ करना। सो वॉइस ओवर्स में करने लगा, एड्स करने लगा, एनिमेशंस, कमर्शियल्स, नरेशंस, बताया था मैंने आपको, जैसे साथ में सिखाने लगा मैं, ताकि लोग भी थोड़ा इस डायरेक्शन में आ जाएं, कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले मधुर, जो कि अपने मिड एज के भी ऊपर थे। मैंने जब शुरू किया है काम सिखाना, लॉकडाउन से मैंने शुरू किया था कि यू कैन ऑल्सो लर्न वॉइस ओवर्स, वॉइस एक्टिंग। उसमें मुझे 62, 60, 64, 50, 40, मतलब अबाव मिड एज लोग मिले। उनसे देख के, उनको बात करके मुझे ये फील हुआ कि उनमें पैशन है, लेकिन वो किसी कारण से इधर नहीं आ पाए, अपने परिवार के चक्कर में। अपने परिवार मतलब उनके पोते हैं, दादाजी लोग हैं, लेकिन उनको चाहिए मुझे वॉइस ओवर सीखना, मेरी आवाज़ भारी है, लोग तारीफ करते हैं अभी भी, और मैं थिएटर भी करना चाहता हूँ। वो टाइम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में निकाल दिया शायद उन्होंने। यस, या फिर ये Second सोच inning के कि में। अब मेरे बच्चे करेंगे, मेरी तो उम्र हो गई, या अगले जन्म में करूंगा मैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब आप तो ब्लेस्ड हो, आप तो कर लोगे, हम तो अगले जन्म में, अभी हमारा बेटा करेगा। मैंने कहा भाई तेरे पेन में रिफिल बची है, अभी तेरा पेन खत्म नहीं हुआ, अभी लिखते रहे। नहीं तेरी बातें अच्छी लगती, लेकिन अरे यार कोई बात नहीं, चलो। तो लोगों की सोच आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जब ऐसे लोग मिलते हैं तो समझ आता है कि नहीं यार, कितना इंस्पिरेशन छुपा है अंदर, कितना लोग करना चाहते हैं और वो बस जरिया ढूंढ रहे हैं। मैं जैसे इंदौर में हूँ अभी, यहाँ पर वॉइस ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी देता हूँ, ऑफलाइन भी देता हूँ, स्टूडियो टाइमिंग्स होते हैं, 1 by 1 देता हूँ वॉइस ट्रेनिंग। तो एक 1 by 1 एक सेशंस, कहीं ना कहीं वो एक थेरेपी सेशन भी होता है और वॉइस ओवर सेशन भी होता है, जिसमें 1 घंटे में मैं उन्हें वॉइस स्किल्स बताता हूँ। जैसे कि आपकी आवाज़ पहले तो आप ओपन कीजिए, सेकेंडली उसे क्लियर बनाइए, और थर्डली उसमें इमोशन लाइए। ओनली 3 थिंग्स। और एलोबरेट कीजिए इसको। जैसे कि आपको ओपन करना है वॉइस को, मैं आपको बताऊँ एक्सरसाइज कुछ। बिल्कुल। यू जस्ट दहाड़िए पूरा मुंह खोल के, अब इसमें ओम जोड़ दीजिए, है ना, ये तीनों एक पिच पर चल रहा है। अब इसी हमिंग को, जो ओम में आई है, इस हमिंग को आप लोएस्ट गिरा दीजिए शुरू से, ओम। अब 5th, 5वीं ग्रेन्स, राइट। सो ये पांचों को साथ में करनी है, लेकिन पहले अलग अलग समझ के करनी है। ये आपकी आवाज को खोल देगी और सुंदर बना देगी। ये पंचतंत्र एक्सरसाइज है, डिजाइन बाय योर्स ट्रूली, और इसको आप कहीं कभी भी करें, सुबह उठते बराबर करें, रात को सोने के पहले करें, 15 दिन करें, आपको असर दिख जाएगा भाई आवाज में। मुझे पहली बार में 7-8 दिन में दिख गया था असर। उसके बाद फिर और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये कीजिए, और उसके बाद नरेशन के लिए कुछ स्क्रिप्ट आपके सामने, बुक आप रखें, अपना कान को इससे ट्विस्ट कीजिए ताकि आपकी खुद की आवाज़ यहाँ आ पाए। नेचुरल हेडफोन है ये और ऐसे आप पढ़ें कुछ भी, और लाउड पढ़ें, और एक एक वर्ड को आप भुनाएं, खाएं नहीं। कई लोग खा जाते हैं और एंड में यार दिस जा रहा है, इस दिख रहा है, आप पान दे दे, ऐसे बोलते रहो, खा जाते हैं लोग, पूरी बात नहीं बोल रहे हैं। और लोग भी समझ रहे हैं, वो भी मतलब सुनाई में भी ऐसे शब्द आ गए हैं, और वो भी समझ, कम्युनिकेशन आई गेस 80% ऐसे ही चल रहा है, 70-80% पूरी दुनिया में, इंडिया में खासकर। लेकिन क्लैरिटी जो होती है बात करने की, नमस्कार, मैं डॉनी बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ। सो ये एंड में हूँ, हाँ, एंड तक जो आया है ना आपका एकदम क्रिस्प पॉज के साथ, इसका फर्क पड़ता है, दिल में उतरता है। तो शब्द की सुंदरता इसी में है कि आप उसको क्लियर बोलें। सो पहले आप आवाज ओपन करें, यस। सो ऐसी डीप आवाज हो जाएगी आपकी, और उसके बाद फिर आप बिग बॉस चाहते हैं कि आप ये पॉडकास्ट जरूर सुने।
समझे, नहीं तो फिर देख लीजिएगा। तो ये ऐसी Excellent. है ना, तो ये ऐसी फिर टंग ट्विस्टर्स आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आएगी आवाज में क्लैरिटी, इससे आएगी आवाज में ओपननेस। टंग ट्विस्टर्स आप पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड, इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, वेयर्स द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड। Oh. या फिर Betty bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of butter will make my batter better. So that's better. Betty bought some better butter. Great. Excellent. So आप याद कर लीजिए टंग ट्विस्टर्स, मैंने भी याद किए, और उन्हें धीरे धीरे बोल के याद करके क्लैरिटी के साथ, पूरा क्लैरिटी नहीं क्लैरिटी है ना। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी जुबान ट्रेंड हो जाएगी। सो एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक स्पीकर, सभी लोग ये करते हैं जिससे कि उनकी आवाज़ कुछ भी पढ़े स्क्रिप्ट टाइम के सामने तो फ्लुएंटली रहे। सो टंग ट्विस्टर्स आर बेस्ट, इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स आर बेस्ट। हिंदी ठीक है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इतना वर्क नहीं करता, या पीले पतीले में पपीता पीला पियो ना, बचपन में जो करते थे, बट दैट्स नॉट वर्किंग। ये वर्क करता है। जैसे शीना लीड्स शीला नीड्स, शीना लीड्स शीला नीड्स, शीना लीड्स शीला नीड्स। सो ऐसे आप 5 बार फ्लुएंटली बोले तो आपका दिमाग जुबान सब ट्रेंड हो रहा है, सो आप क्लैरिटी बोल सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इज इमोशन, कि आप इमोशन में कैसे बोल रहे हैं। जैसे आपकी क्लैरिटी आ गई, आपकी आवाज़ भी ऊपर हो गई, लेकिन इमोशन, मैं पार्क में था, पार्क में बड़ी अच्छी हवा चल रही थी और सनराइज हो रहा था, चिड़िया चहक रही थी, अच्छा लग रहा था। नॉर्मली बोला है मैंने, लेकिन क्लैरिटी के साथ बोला है। इमोशन इसमें कम है। अब इमोशन, यार मैं पार्क में था सुबह सुबह, क्या तो हवा चल रही थी और सनराइज हो रहा था, बाप रे बाप, और चिड़ियों की आवाज आए है। इतना जल्दी सुबह उठ के ही पता चलती है ऐसी चीजें, सच में। दिस इज इमोशन। यस। सो ये पुट करना, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही हम इमोशंस पुट कर पाते हैं। कोई एक्टर भी होगा, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग, ये एक वॉइस एक्टिंग है, और इसको यूज करके एक्टर्स भी यूज थिएटर्स में भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट फील योर स्क्रिप्ट, राइट। कई बार उनमें डिक्शन की कमी होती तो डिक्शन इंप्रूव करवा देते हैं, आवाज़ भी इंप्रूव करवा देते हैं। इमोशन कई बार नहीं ला पाते लोगों में, क्योंकि इमोशन हम खुद फील करते हैं ना। जैसे हमें अगर ठोकर लगी है, हमारे ऊपर कीचड़ उड़ गया बारिश में, तो कैसा इमोशन आएगा, अबे अबे अरे यार कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इमोशन है। अब ये हम एकदम ऑन द स्पॉट फील करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस बोलेगा, और वो हम इमोशन फील कर पाएंगे। सो एक्सपीरियंस मैटर्स। सो एज अ आर्टिस्ट वी हैव टू जस्ट कि हम घूमें, यू नो, दुनिया में घूम के हम फ्री रहें और एक्सपीरियंस लेते रहें, ठोकरे भी खाते रहें, ताकि वो पूरा निचोड़ हम फिर अपनी आर्ट में डाल पाए। जैसे रॉक स्टार में बोलते हैं ना, दिल टूटना ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। सो वो दिल टूटना भी ज़रूरी है, छींटे उड़ना, ठोकर लगना भी ज़रूरी है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, हार्ट ब्रेक्स के साथ साथ पेरेंट्स के साथ कहाँ सुनी, या दोस्तों के साथ दोस्ती टूटना, ये सब चीज़ें भी आपको एक कैरेक्टर बना रही है आपको, और वो आपकी स्क्रिप्ट में दिखता है, आपकी डिलीवरी में दिखता है। सो इमोशंस वहाँ से आते हैं, दुनिया से आते हैं। सो ये 3 चीज़ों से हम अच्छे आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो ये मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ 1 by 1। आर्टिस्ट के अलावा मुझे लगता है जो आपने चीज़ें बताई या जिस तरीके से बताई, वो एक लाइफ स्किल भी है, सॉफ्ट स्किल भी है। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि हर ये field के हर लिए, आदमी को हर करना field के चाहिए, लिए। पेरेंट्स को, हर बच्चे को करवाना चाहिए। Yes. वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये बेसिक कम्युनिकेशंस तो प्रॉपर होना चाहिए होना बच्चों ही को। चाहिए, चाहे आप सेल्स में हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आप गुड। business हम हो, लोग इस आपकी पे दुकान हो। वर्कशॉप प्लान करते हैं, इवन कुछ अच्छा प्लान करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये yes. स्कूल्स को टारगेट करते हैं, कुछ Schools करेंगे को, इस पे। हाँ, गुड। IT जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लंच टाइम पे चले गए, थोड़ा सा इवेंट कर दिया, उनको बता दिया। गुड विल Yes, प्लान। yes, yes. एट द लास्ट हम लोग इस पॉडकास्ट के लिए जिस पॉइंट से मैं इंस्पायर्ड हुआ था, आपने जो एक गाना लिखा था, मेरी एक्स थी एक्स। मेरी एक्स थी एक्स, मुझे काटे दिन रात, बिन बात के ख्यालों में ही देती मुझे लात, एक प्यारा सा था खाट जिस पे लेटते थे साथ, अब तो कॉल पे भी बातें नहीं होती माय लॉर्ड, सुनिए हवेली काली हो गई ये रात, दिल भी ये खाली फिर के भरे जज्बात, सुनिए हवेली काली हो गई ये रात, दिल भी ये खाली फिर क्यों। हाँ। एक्सेलेंट। क्या प्लॉट था इसके पीछे, कहाँ से आई ये सब चीजें, क्यों बनाना था? एक नहीं 1000 हुए। कुछ लोग कुछ टाइम के लिए मिले, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए मिले, अपने अपने एक्सपीरियंस और टीचिंग दे के निकल गए, और उसके बाद ऐसा लगा कि यार
दिल तो टूटा है लेकिन इसको म्यूजिकली अब कैसे निकालें, क्योंकि लिखना लगा जब, तो शुरू में तो मस्ती भरे गाने लिखे, एक ऐसा आर्टिस्ट जो लिखता है, लेकिन जब हार्ट ब्रेक खुद का फील हुआ, और उस दौरान मैं सिंगल ही रहा, कई सालों से मैं सिंगल ही रह रहा हूँ अभी भी, तो वो जो चीज़ है, वो एक जोन, एक पर्सनल जोन में जो बातें निकलती हैं कि यार सुनिए हवेली काली हो गई ये रात, दिल मेरा खाली फिर क्यों भरे जज्बात, सो दिस इज़ द वे कि यार समवन इज मिसिंग समवन, और एक ही खाट था जिस पे लेटते थे, लेकिन अब कॉल पे भी बात नहीं हो रही है, ये एक्सपीरियंस हुए घटे लाइफ में, और ऐसा लगा कि अब इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और भी भाई है जिनका दिल टूटा है, तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो शायद उनको कनेक्ट हो। कई लोगों का नहीं टूटा दिल, तो उनसे कनेक्ट नहीं होती। मेरे को बोला है कई लोगों ने कि यार मेरा तो नहीं कटा कभी, लेकिन भाई जिसका कटा है उसको तो फील होता है, मुझे तो हुआ। और ऐसे और भी कई सारे सॉन्ग्स हैं जो अभी तक निकले नहीं है, बाहर नहीं आए, रेडी है, सो बहुत जल्दी आएंगे वो भी बाहर। बट हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई बेस्ट एक्स थी एक्स, क्योंकि ये एक बड़ा सा सॉन्ग है, बड़े बड़े 2 वर्स है इसमें, और इसमें वो जो लाइन है कि कोई तो हो लड़की चाहे इंडियन या आयरिश, जाते जाते बाय बोले, आते आते हाय बोले, खिड़की से फ्लाइंग किस, पूरे दिन करे मिस, तेरे लिए पियो विश, हार्ट ब्रेक करो फिक्स, स्किप करे सारे बुरे दिन, रह ना सके मेरे बिन, तारे गिन गिन करे वेट मेरा, तू है जैस्मिन मैं अलादीन तेरा, तेरे लिए लगे नो वैक्सीन, तेरे लिए जान दे रहा दिल के सीन में, तेरा नाम गहरा ए। सो ये लिखता गया कि सपने सब पड़े तकिए किनारे, मंजिलों के रस्तों पे खो जाते आवारे, दुख दर्द भुला दिए हमने हमारे, और चलते रहे आँख में से गॉड के इशारे, वो बोले चलता तो जा रे, पलता तो जा रे, जलता तो जा रे, एक ही लाइफ मंजिल पुकारे, माइंड सेट चाहे तो भुकारे, यहाँ दिल दुखा रहे, यहाँ लोग सारे नोट कमा रहे, यहाँ बहुत सारे वोट से हारे, यहाँ बहुत सारे बोझ के मारे, यहाँ रोज के मारे, चांद नहीं कोई बहुत सितारे, खुद में जोश रोज पितारे, काटे मच्छू वो तो रोज बिचारे, बड़े भैया यहाँ बहुत बेचारे, 9 से 5 पौंड के सारे, पौंड कमा रहे, जीवन के रेस में रोज पिसारे, ये फ्लेक्स दिखा रहे, रॉन्ग दिशा रहे, अपनी मिड जोन दिशा रहे। Excellent. So this is the mid zone MP. Wow. This is our mid zone, and हम उसके लिए करेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर। हमारे किशोर कुमार साहब ने किया, लता जी ने किया, राहुल द्रविड़ साहब ने किया, सलमान खान साहब ने किया, अब हमारी बारी है, हम करेंगे अपने जोन के लिए। अलग ही एनर्जी आई एकदम से, मतलब लगा कि नहीं, ये मैं जिस जोन में था कि कोई आदमी 3 लाख रुपए कमा रहा है, वो उसकी लाइफ में खुश होगा, हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो इतना खुश होगा शायद। ये खुशी जो आई या एनर्जी आई, प्राइसलेस। हाँ यार, हम मुझे इसे ऐसा खरीद नहीं लगता है। सकते। वो जैसे एक होता है यार, मतलब एक फ़नी बात है कि एक स्टूडेंट था बड़ा पैसे वाला, और एक बड़े से कॉलेज में पढ़ता था, और उसको बैंड में गाना था, तो सर के पीछे पड़ गया कि सर मेरे को तो गाना है, मैं कुछ भी करूँगा सर, गाना है मेरे को, कुछ भी। सर को समझा रहे तो अभी रेडी नहीं है, नहीं मेरे को गाना है। सर ने बोला काम कर, खरीद ले। वो बोला खरीद ले? बोलते हाँ, ये देखो गाना नहीं आ रहा ना, तो तू उसको खरीद ले, बहुत पैसा है तेरे पास, खरीद ले। वो भी सोच में पड़ेगा, प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं, बोला खरीद ले, मैं कैसे खरीद लूँ? तो समझ आया बाद में, वो भी हंसा फिर इस बात पे कि यार खरीद ले, मतलब यू कांट बाय। नहीं, बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा हम लोगों का। थैंक यू सो मच। अरे माय प्लेजर मैन, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच आपको भी कि मेरे को ये मौका दिया यहाँ पर बात करने का, और पूरा समअप में कर पाया मेरी जर्नी को, बिकॉज लाइफ में हम भूल जाते ना कई लोगों को या कई बातों को, मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन समअप करना पूरी जर्नी और बताना, अभी भी कुछ कई सारी चीज़ें छूट गई हैं, आई एम श्योर कि छूट गई है, बट काफ़ी कुछ कवर कर लिया, सो अच्छा लगा। नहीं, बहुत सारे वैल्यू एडिट्स निकले हैं। कैसे इस पूरे पॉडकास्ट को हम समअप कर सकते हैं इन योर वर्ड्स? मैं समअप करने के लिए बस यही कहूँगा कि आप खुद में समअप हो जाइए, जितने भी लोग सुन रहे हैं, और खुद में समअप होके अपनी आंखें बंद करके या ना बंद करके अपने आप को एक साइलेंट जगह पे रख के एक पेन पेपर उठाइए और अपनी बातें लिखना शुरू कीजिए। अपनी बातों को लिख के अपने थॉट्स को जानिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, और उसको लिखे हुए को पढ़ते जाइए, या अपने विजन बोर्ड जिसे कहते हैं आजकल, तो एक बोर्ड बना लीजिए और उस पर अपनी बातें लिख दीजिए जो आप चाहते हैं, और उसको लिखे रहने दीजिए, मिटाइए मत। कुछ महीने बीतने दीजिए, आपकी सेल्फ लर्निंग, आपका जो अंदर का ज्ञान है वो आता जाएगा, और वो बाहरी जो आपको इंस्पिरेशन जो आप ही ने लिखा है, आपके वर्ड्स आपको देते जाएंगे, और दोनों मिलने के बाद आपके अंदर से पर्सनालिटी अलग निकलने लग जाएगी, एक एक्सप्रेशन अलग निकलने लग जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ अपने आप को जितना हम कर सके उतना आगे कीजिए, और दूसरे की बात ही मत कीजिए ना, दूसरे के बारे में सोचिए, थॉट्स एक्स्ट्रा मत रखिए दिमाग में, खाली रखिए दिमाग को,
कभी कुछ ना करने का मन करे तो कुछ भी मत कीजिए, बेस्ट है। मैं भी यही करता हूँ कई बार, लेकिन उस कुछ ना करने में भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे पे ध्यान जाता है जब, तो वो एक मेडिटेटिव जोन बनता है कि नहीं हम अब अपने जोन में हैं, और वो जोन धीरे धीरे 24 घंटे चलने लग जाए जब, तो मज़ा आ जाएगा। सो धीरे 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 ये फैलेगी चीज़ें। बट मैं यही कहूँगा यार मेरे भाइयों से, मेरे सभी दोस्तों से, कि सेल्फ में आ जाइए, अपने अंदर आ जाइए। बहुत कुछ छुपा हुआ है, पूरी तिजोरी है सोने के अंदर, बाहर नहीं अंदर है। बस हमें डिग करना है, बहुत सारे फ्लेवर्स निकलेंगे। अभी मेरे अंदर भी मुझे नहीं पता कितने फ्लेवर छुपे हुए हैं यार, कितने गाने लिखने हैं, कितनी बातें लिखनी है। सो हम खुद ही अपने आप को सरप्राइज कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, अपने थ्रू, अपने काम के थ्रू अंदर आके। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैन, माय प्लेजर। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।